हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस गुरुजी पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को अवगत है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, चलिए, हम सभी लोग जो है घटना चक्र की जो मार्केट में उपलब्ध सीरीज है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या उठाया है, भूगोल को उठाया है और एक अद्भुत प्रयास करने का जो है प्रयास किया गया है, जिससे आप लोगों को इसको अधिकतम लाभ आपके पास मिल सके। क्योंकि उसमें तो एक तथ्यात्मक जो नोट्स बनाया है, तथ्यात्मक नोट्स जो बना दिया गया है और उसके बाद क्या किया है, एमसीक्यू साइड में दे दिया गया है। तो उतने तथ्यात्मक नोट्स से आपको प्रॉपर कंप्लीट चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो नया बच्चा भी होगा, अगर इस सीरीज को देखता है, तो उसको मुझे उम्मीद है कि जो ये 45 डेज़ की सीरीज चल रही है, उसमें आपको एक नए बच्चे को प्रॉपर जो है भरपूर लाभ देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने इस तथ्यात्मक नोट्स को ही थोड़ा रोचक, ताकि प्रॉपर तरीके से मैप को लगाया गया है, आपको समझाया जाएगा और उसके बाद लास्ट में सारे एमसीक्यू को डिटेल में करा दिया जाएगा। एक बात हाँ, ये ज़रूर मत सोचिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा सारा फ़ोकस इसी घटना चक्र के आस-पास ही रहने वाला है। तो हालाँकि एक्स्ट्रा इसमें भी बहुत कुछ बताई जाएँगी जो महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि यहाँ पर ना बताई जाए, जो यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई होंगी किताबों में, या जो बहुत इम्पोर्टेंट ना हो। तो इसलिए आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा और इसको क्या करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल एंड अबाउट फॉर मी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। ये कुछ हमारे एग्जाम्स हैं जो हमने क्रैक किए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा और ये हमारा एक्सपीरियंस है और आप इसको देखिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं सीरीज में। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, आपको सारा पीडीएफ, जितना भी पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसी टेलीग्राम लिंक पर आपको मिलेगा। इस टेलीग्राम लिंक को आप सर्च करके जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली का डेली आपको यहीं पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको सारे वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको पता होगा, जो बच्चे देखे होंगे उन्हें पता है कि हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से क्या किया था, प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने खत्म किया था। तो उसी क्रम में, एक मिनट थोड़ा कलर ले लेते हैं। हाँ, उसी क्रम में आपको पता है, एक मिनट, हाँ, उसी क्रम में आपको पता है कि अब जो है आगे वाली सीरीज है वो अपवाह तंत्र है। जैसे इसमें अपवाह तंत्र है आपका, उसके बाद आप देखेंगे इसमें मिट्टियां हैं, जलवायु है, कई सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। वो आपको धीरे धीरे आपको आगे आता जाएगा। तो ये जनगणना वाली जो सीरीज थी, आपको इसके पहले हमने बताई थी कि उसमें जनगणना में कौन सी आबादी भारत की सबसे बड़ी है जनजातियों की, कौन से दूसरे नंबर पे, सब कुछ हो चुका है। उससे संबंधित सारे एमसीक्यू हो गए हैं, जाकर के आप देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपवाह तंत्र। देखिए अपवाह तंत्र में भी आपको पता है कि अपवाह तंत्र भारत में, अगर आप देखेंगे तो एक हिमालयी अपवाह तंत्र होता है, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र होता है। हिमालयी अपवाह तंत्र में जो प्रमुख अपवाह तंत्र होता है वो क्या है, जैसे कि आपका सिंधु, उसके बाद गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यह मुख्य जो है नदियां जो हिमालय रेंज से निकलती हैं। उसके बाद इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो गंगा की सहायक नदी कौन सी, यमुना है, जो अभी हिमालयी अपवाह तंत्र है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो घाघरा है, गंडक है, कोशी है, ये सभी नदियां क्या हैं, इन्हीं सब नदियों की, जैसे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, कोई गंगा की सहायक नदी है, ये सारी हिमालय रीजन से ही निकलती हैं। लेकिन चूंकि मुख्य नदी की सहायक नदी है, इसलिए उनको हम ट्रिब्यूटरी में कवर कर लेंगे। तो मुख्य नदियों की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इसको हम पहले डिटेल में देख लेंगे और इससे संबंधित सारे जो है फैक्ट इसको देख लेंगे और उसके बाद लास्ट में चलेंगे तो सारे क्वेश्चन को एक साथ लगाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए गंगा नदी तंत्र के बारे में ही पहले इन्होंने दिया है, तो पहले मैं आपको मैप में समझा देता हूँ। उसके बाद फिर आप इनके जो तथ्य है इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले आप लोग गंगा नदी तंत्र को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा हम इसको बनाने का प्रयास करें अलग से। एक मिनट, ताकि आपको इसको अलग देखने को मिले। तो ये देखिए जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, यही गंगा नदी तंत्र है। जो आपके मुख्य मुख्य तत्व होंगे मैं करीब करीब कंप्लीट कर दूंगा, और जो इसमें बचे होंगे वो आपको कभी, जब सुबह वाली एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जब डिटेल जियोग्राफी, तो उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से एक एक चीज पढ़ाई जाएंगी, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ी जाएंगी। फिर आप उस सीरीज को देख लीजिएगा तो आपको भूगोल से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए ये उत्तराखंड है, यहीं से क्या करती है, आपको गंगा नदी निकलती है और इधर देखिए एक यमुना नदी है, आपको पता है किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले हम गंगा नदी तंत्र के बारे में समझा देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो पंच प्रयाग के बारे में बता देंगे। तो आपको एकदम जो डाउट बचा होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा कि वास्तव में गंगा नदी गंगा के नाम से नहीं निकलती है, वो भागीरथी के नाम से निकलती है। और जैसे ही आपको हरिद्वार के मैदानी भागों में पहुंचती है तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। और आपको पता है कि यमुना भी उसी के पास से निकलती है, जो आपका यहाँ पे है उत्तराखंड में, ये ध्यान रखिएगा, दोनों उत्तराखंड में ही है। ठीक है, तो
आइए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र को। देखिए गंगा नदी तंत्र का अगर उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहीं से इसका उद्गम होता है। और अगर स्थान पूछे तो क्या है, गोमुख, ये ध्यान रखिएगा। गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री जो आपका ग्लेशियर है यहाँ से उद्गम होता है। और यह किस नाम से, भागीरथी के नाम से इसका उद्गम होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भागीरथी के नाम से इसका उद्गम होता है। और जैसे ही आगे आता है तो यहाँ पर इधर थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आपको ये आपका भागीरथी है, इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा और ये भागीरथी नदी जब मिल जाती है तो यहीं पे एक प्रयाग बनता है, इसका नाम क्या है, देवप्रयाग। और यही देवप्रयाग से आगे बढ़ती है, तब भी इसका नाम क्या रहता है, भागीरथी ही रहता है। लेकिन जब हरिद्वार के पास पहुंचती है और ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। इन सब चीजों को क्लियर करते चले जाइएगा, ठीक है। तो यही गंगा नदी आगे आते हुए उत्तर प्रदेश, अब ये उत्तराखंड से उसके बाद कहाँ आती है, उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। कभी कभी राज्य पूछ लेता है कि किन किन राज्यों से ट्रेवल करती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में आने के बाद यहाँ पर आपका एक बैराज है, फरक्का का बैराज वेस्ट बंगाल में। उसी फरक्का के बैराज से ऐसे देखिए आगे बढ़ती है और ये फरक्का के बैराज यहाँ पड़ता है। फरक्का के बैराज से दो वितरकाओं में बढ़ जाती है, मतलब दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश में जिसका नाम पड़ता है क्या, गंगा। और उसके बाद यहाँ पर एक नदी जो नीचे की तरफ आती है इसका नाम होता है हुगली, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम गंगा से बदल क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये बात आप ध्यान रखिए, मतलब जब तक वेस्ट बंगाल में बह रही है तब तक तो गंगा नाम है। जैसे ही आपका जैसे जब तक वेस्ट बंगाल में बही तब तक तो गंगा नाम है, और जैसे ही बांग्लादेश में गई इसका नाम पद्मा पड़ गया। इसको आप कंफ्यूजन को दूर रखिएगा। तो देखिए यही दो वितरकाएं हैं, इसका नाम है हुगली और इसका नाम हो गया गंगा। पहले हम गंगा के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। अब गंगा के कुछ ट्रिब्यूटरी भी है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले मुख्य ट्रिब्यूटरी को आप देख लीजिए। जैसे हमने बताया कि यमुना नदी है, यमुना नदी की अगर हम बात करेंगे तो यमुना नदी आपका बंदरपुंछ जिला है, बंदरपुंछ जिला है। इसी बंदरपुंछ जिले से निकल करके प्रयागराज के पास, ये देखिए आपका ये प्रयागराज है, इसी प्रयागराज के पास आपको देखने को मिलेगी, इसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद, ठीक है। कलर चेंज कर दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको आप प्रॉपर समझिएगा। देखिए ये नदी है, समझना एक ही बार है ताकि आपको हमेशा के लिए काम बन जाए। ये अब ये प्रयागराज के पास मिल जाती है। आपको पता है कि यहीं पर आपका त्रिवेणी है, यही संगम कहलाता है। तो अभी कहाँ पे मिलती है ये भी आपको पता हो गया। उसके बाद आप देखिए कि गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदी, राइट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, क्या किसको कंफ्यूजन होती है। देखिए जैसे नदी की धारा अगर ऐसे बह रही है तो अगर आप इधर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका उत्तर की तरफ जो नदियां आएंगी, जैसे अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका हाथ किधर है, इस साइड में लेफ्ट है, और इधर क्या होगा, इधर राइट हैंड है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और ये राइट ट्रिब्यूटरी। तो अगर गंगा की सबसे पश्चिमी ट्रिब्यूटरी पूछे तो आपको कौन सी, रामगंगा देखने को मिलेगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा नदी है। उसके आगे चलेंगे तो आपको एक गोमती नदी देखने को मिलेगी जो मैदानी भागों में, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में, वहां से निकलती है। और ये मैदानी भागों में इसका उद्गम हिमालयी रेंजेस से, पहाड़ी क्षेत्र से नहीं होता है। यह मैदानी भागों में बहने वाली नदी हो गई और पश्चिम से मिलने वाली दूसरी नदी हो गई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये लेफ्ट साइड की बात हो रही है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपको घाघरा, फिर गंडक है, फिर कोसी है। ये सभी नदियां इसकी जो है आपका हिमालयी रीजन से आती हैं और लेफ्ट साइड में मिल जाती हैं, ये आपको पता है। उसके बाद आप चलेंगे तो एक नदी आती है राइट साइड से, कौन सी, यमुना के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं देखिए तो यहाँ पे एक नदी मिलती है आपको, टोंस नदी, छोटी सी नदी है, टोंस नदी है। टोंस नदी के बाद आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, सोन नदी। तो टोंस और सोन ये दोनों नदियां राइट साइड से कौन सी, गंगा की सहायक नदी है। यमुना तो आप लोग देख ही लिए, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है जो कि आपकी राइट साइड से मिलती है। उसके बाद टोंस और सोन। टोंस कहाँ मिलती है, तो टोंस प्रयागराज के आगे बढ़ेंगे तो कौशाम्बी जिला है, वहीं पर आपको टोंस देखने को मिल जाता है। तो ये गंगा की हम लोगों ने मुख्य सहायक नदियों को देखा। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। और गंगा आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। और यह उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है जो आपका मैदानी भागों में बहती है। यही बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि गंगा देखिए आपका 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद इसका उद्गम हिमानी भागों से होता है। टिहरी में अगर हम बात करेंगे तो भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। ये हमने आपको बताया कि कहाँ से, ये आपका भागीरथी नदी, इधर से अलकनंदा नदी, और यही टिहरी गढ़वाल जो जिला है वहीं पर क्या कहलाता है, ये आपका भागीरथी के रूप में गंगा के नाम से आगे बढ़ता है। हमने बताया आपको ये चीजें। उसके बाद आगे चलिए, बांग्लादेश में पद्मा हो गया, ये सब हमने बताया। ब्रह्मपुत्रा में यह नदी, अभी ब्रह्मपुत्रा का जिक्र हम करेंगे तो पूरा प्रॉपर बताएंगे, पहले आप गंगा के बारे में समझिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की गंगा सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको बताया कि रामगंगा के बारे में, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना के बारे में हमने आपको बताया।
गंगा नदी किनारे स्थित कुछ शहर है, देख लीजिए, जैसे फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, गढ़मुक्तर, ये सब सारे कहाँ है, उत्तर प्रदेश के जो है प्रमुख जो है शहर है जो इसके तट पर स्थित है। अब उसके बाद देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केन है, यहाँ पर बेतवा है, यहाँ पर चंबल है। अब ये यमुना की बात कर रहा है, तो अभी हम लोग यमुना नदी के बारे में समझेंगे। उससे पहले हम लोग प्रयाग, जो पंच प्रयाग है उसके बारे में समझ ले, क्योंकि हम लोग गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। एक एक चीज को क्लियर करते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब जो पंच प्रयाग है, कैसे ये गंगा बनती है, कहाँ कहाँ से 5 प्रयाग बनते हैं, उसको समझिएगा। तो एक में सब में कॉमन नदी आपको देखने को मिलेगी, कौन सी? इसी का नाम है अलकनंदा। अब ये अलकनंदा कैसे बनी? तो अलकनंदा भी 2 धाराओं से मिलकर के बनी है। एक नदी है विष्णु प्रयाग, एक नदी है आपकी धौली गंगा। विष्णु प्रयाग और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा 2 नदियों के मिलने के बाद जहां पर ये संगम करती है, यहीं पर आपका बनता है कौन सा? एक प्रयाग। सबसे पहला प्रयाग आपका पश्चिम, जो पूरब साइड बनता है, मतलब ऊपर साइड बनता है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है विष्णु प्रयाग। यही देखिए, विष्णु प्रयाग आपको दिखाने का प्रयास किया गया है, यही विष्णु प्रयाग है। यहाँ पर 2 नदियां मिलेंगी, कौन कौन सी? एक आपको देखने को मिलेगी विष्णु गंगा और एक मिलेगी धौली गंगा। और इसी विष्णु गंगा की नदी के तट पर बद्रीनाथ है, लेकिन इसको चूंकि मुख्य मुख्य धाराएं बनने के बाद क्या अलकनंदा ही कहलाती है। इसलिए अगर कभी पूछता है कि अलकनंदा के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? बद्रीनाथ। ये आप समझिएगा। फिर उसके बाद जब इसके नीचे चलते हैं तो आपको दूसरा प्रयाग देखने को मिलेगा, नंद प्रयाग। मतलब एक नंदाकिनी नदी बहती है, नंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है वहां पर नंद प्रयाग पड़ता है। ये दूसरा प्रयाग हो गया। और तीसरा प्रयाग देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा प्रयाग हो गया और ये तीसरा। उसके बाद एक नदी निकलती है, उसका नाम है क्या? पिंडार नदी। ये सारी की सारी नदियां आप ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड से निकलती हैं और किसी अन्य स्टेट से नहीं। तो उत्तराखंड के कुमायूं गढ़वाल रीजन से ये निकल रही हैं। तो जब ये नदी आकर के और उत्तराखंड में ही सब मिल भी रही है, सारा पंचप्रयाग उत्तराखंड में ही बनता है, जो कंफ्यूजन हो दूर करिएगा। फिर उसके बाद देखिए, एक नदी पिंडार बहती है, और पिंडार नदी जहां पर मिलती है वहां पर क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग कहलाता है। अब उसके बाद देखिए, आपको पता है कि नदी ऐसे बह रही है, तो इसका मतलब इधर राइट ट्रिब्यूटरी होगा, इधर क्या होगा? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहलाएगा। अब उसके बाद एक नदी आती है ऊपर से, वो कहाँ से? इसका नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है, और इसी मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सी मंदिर स्थित है? आपका केदारनाथ। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ 2 प्रमुख जो है, आपको पता है कि तीर्थ स्थल है। इन तीनों, ये दोनों नदियां पूछी जाती, दोनों जो है मंदिर पूछे जाते हैं, किस नदी के तट पर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए, तो इस बात को आप समझ गए कि जो आपका मंदाकिनी नदी है उसके तट पर केदारनाथ हो गया। और कहाँ पर ये मिल रही है? तो ये आपका जहां मिल रही है वो आपका यहाँ पर रुद्रप्रयाग बन रहा है। कैसे प्रयाग को याद करेंगे, ये भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो ये हो गया आपका चौथा प्रयाग। 5वां प्रयाग की बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि ये भागीरथी नदी है, जो आपका गंगोत्री जिला है, गंगोत्री ग्लेशियर भी है। और वो कौन सा स्थान है? तो आपका गोमुख नामक स्थान है। ये हमने आपको बताया कि गोमुख नामक स्थान से निकलती है, और जहां पर मिलती है वहां पर कौन सा प्रयाग बन रहा है? तो आपका देव प्रयाग बन रहा है। ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए, कैसे याद करेंगे, इस बात को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे याद किया जाए। तो इसको याद करने का एक ट्रिक यही ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर हम विष्णु प्रयाग की बात करें, तो विष्णु का ही एक नाम था क्या? कृष्ण। और कृष्ण किसके घर? कृष्ण, ये हो गया कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण, तो पहले आपको पता है कि ये धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो धौली मतलब धन होता है, धन मतलब लक्ष्मी होता है, और विष्णु की पत्नी है, तो इसका मतलब है कि धन और लक्ष्मी मिलने के बाद, जहां पर विष्णु और लक्ष्मी मिलने के बाद जो प्रयाग बनेगा वो कौन सा बनेगा? विष्णु प्रयाग बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद विष्णु जो थे, कृष्ण जी किसके घर जन्म लिए थे? आपको पता है कि नंद के घर लिए थे, नंद बाबा के घर जन्म लिए थे, तो नंद प्रयाग। और किस लिए जन्म लिए थे? तो कर्ण को मारने के लिए जन्म लिए थे, तो कर्ण प्रयाग। और कर्ण को मारने के लिए रुद्र रूप धारण किए होंगे, तो रुद्र प्रयाग हो गया। और जैसे ही कंस का जो है वध हो गया होगा, उसके बाद क्या होगा? देव प्रयाग अपने वापस लौट गए होंगे, इसलिए देव प्रयाग। तो उम्मीद करते हैं आपको 5 प्रयाग समझ में आ गया होगा। आइए, अब उसके बाद देखिए कुछ यमुना की, यहाँ पर देखिए गंगा की, पहले गंगा की हम लोग डिस्कस करें, तो पहले गंगा को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ये देखिए गंगा नदी तंत्र है, ये जो आपका मोटी लाइन है ये वाला, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको बना दे। हाँ, ये देखिए गंगा नदी तंत्र है। अब इसी गंगा नदी तंत्र में हम आपको रामगंगा का बताया कि सबसे पश्चिमी साइड नदी, गोमती को हमने बताया कि आपकी मैदानी भागों से निकलने वाली, घाघरा को बताया, गंडक को बताया, कोसी को बताया। ये सब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी, पश्चिम से पूरब क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। और अगर सबसे पूरब साइड में पूछे तो महानंदा सबसे पूर्वी इसकी सहायक नदी है, जो आपका सिक्किम राज्य, नेपाल वाले हिमालय से निकल करके आती है। और यहाँ पर आपका कहाँ जो आपका ये सिक्किम वाला रीजन है, यहां से निकलने के बाद आपका वेस्ट बंगाल में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद अगर हम इसकी राइट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको यमुना नदी देखने को मिलेगा। और यमुना नदी के बाद आएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए एक टोंस नदी है, एक शोर नदी है। यह सब गंगा की सहायक नदी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
और ये टोंस नदी कहाँ मिलती है, तो ये कई बार पूछा गया है। आपका कौशाम्बी जिला प्रयागराज के आगे पड़ता है, वहां पर मिलता है। और सोन नदी तो आपको पता है कि पटना के पास देखने को मिलता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद गंगा नदी जो है ये दो वितरकाओं में आपको बढ़ जाती है। जैसे गंगा नदी आई तो वेस्ट बंगाल में दो वितरकाओं में बढ़ जाती है। एक आपकी हुगली बन जाती है और एक बांग्लादेश में किस नाम से, पद्मा के नाम से चली जाती है आगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यही आपका दिया गया। और ये पूछता है कहां से बढ़ती है, तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी का नाम क्या है, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके नाम की जब बातें हम लोग करेंगे, जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को भी पढ़ेंगे तो प्रॉपर संयुक्त रूप से उसे बताएंगे कब कब क्या क्या नाम किसका बदलता है, वहां बताएंगे। फिलहाल यहाँ आप लोग यमुना की सहायक नदी को देख लीजिए। देखिए चंबल हो गया, सिंध है, बेतवा है, केन। आपको पता है कि बेतवा और केन एक संयुक्त परियोजना भी चल रही है, नदी जोड़ो परियोजना, जो इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसकी राइट ट्रिब्यूटरी किसकी, यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। अब उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर चंबल की भी सहायक नदियां कई बार पूछी जाती हैं। तो चंबल में देखिए आपका ये चंबल है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ बनास है, यहाँ पर काली सिंध है, पार्वती है। ये सभी नदियां, इसमें बहुत लेफ्ट राइट नहीं याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो बच्चा कंफ्यूजन जो याद रख सकता है वो याद रख ले, नहीं तो उसके बाद जो है इस चीज को जरूर याद रखे कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो बनास हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, ये सभी नदियां किसकी हैं, आपकी जो है सहायक नदी है चंबल की। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये सब तो डिस्कस कर ही लिया। सिंध, बेतवा आपको पता है कि सब यमुना की सहायक नदी है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने तथ्यात्मक वाले जो घटना चक्र में दिया हुआ है, इस चीज पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब यहां से आ रहा है कि ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत कहाँ, तिब्बत और मानसरोवर झील के पास ही है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करें, देखिए इस तरीके से आपको आपका ये मानचित्र बनता है। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो ध्यान रखिएगा, ये ये वाला जो रीजन है आपको पता है ये कौन सा रीजन है, ये तिब्बत वाला रीजन है। ये तिब्बत है, ठीक है, ये तिब्बत वाला रीजन है। अब इस तिब्बत वाले रीजन से वही बताने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ से ब्रह्मपुत्रा है, सतलज है, सिंधु है, इन तीनों नदियों का स्रोत कहाँ पर है, तिब्बत। यहीं पर मानसरोवर है, जहां पर हम आप लोग जाते हैं दर्शन करने, तो मानसरोवर के पास यहाँ पर आपका स्थित है। ठीक है, मानसरोवर, इसी मानसरोवर के पास आपका स्थित है। तो यहीं से आपकी जो नदियां निकल करके आती हैं, एक नदी ऐसे आती है सिंधु नदी, और इधर से आपकी एक जो पूरब की तरफ ऐसे बह के आती है, आपको पता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और एक नदी यहाँ से बह के आती है जो तीनों सीढ़ियों काटते हुए आती है, कौन सा है, ये सतलज नदी है, जो बाद में जाकर के सिंधु की सहायक नदी है। उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है, अभी आपको डिटेल दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग ब्रह्मपुत्रा के बारे में आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए आ जाइए, पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र को अच्छे से खत्म कर लेते हैं। अब जो चंबल नदी है उस पर कुछ तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, चार। इसको भाई कई बार पूछा गया, जैसे गांधी सागर है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप है, कोटा बैराज है। ये सभी की सभी परियोजनाएं किस पे हैं, ये सब चंबल नदी पर। और ये कई बार पूछा गया है कि गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश पड़ता है। बकिया ये तीनों की तीनों राजस्थान में पड़ती है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कह रहा है कि चंबल नदी पर कुछ प्रमुख प्रपात भी है, जो कई बार पूछा गया है। जैसे चूलिया जलप्रपात है, वो कहां पर है, रावतभाटा जिले चोलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है किस नदी पर, चंबल नदी पर। मतलब पड़ता कहां है, तो आपका पड़ता है चंबल नदी पर। लेकिन अगर राज्य पूछे तो कहां पर, राजस्थान का। तो चूलिया जलप्रपात किस पर पड़ता है, बस यही पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा चंबल नदी पर। एक चचाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। चचाई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि चचाई भी चंबल पर, नहीं, चचाई आपकी बीहड़ नदी पर पड़ती है, जो आपका कहां पर, मध्य प्रदेश में है। और ये दूसरा सबसे ऊंचे झरने में से एक है। तो चचाई जलप्रपात के बारे में याद रखिएगा कि ये बीहड़ नदी किस राज्य में, तो एमपी में। और चुलिया के बारे में आपने याद रखा कि किस पे, चंबल नदी पे, और राज्य राजस्थान। ये देखिए गंगा नदी तंत्र का है, जो आपका कुछ बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं। कई बार ये पूछ लेता है ट्रिब्यूटरी, तो यार ध्यान रखिएगा। आपने आपको गंडक बताया ही, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, जो सप्तकोसी के नाम से 7 धाराओं से मिलकर के बनती है, सप्तकोसी भी इसको बोलते हैं। फिर आपको सबसे पूर्वी नदी कौन सी मैंने बताया, महानंदा, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आपका देखिए ये आपका सोन नदी आपने देखा है कि पटना के पास जो मिलती है, कुछ बिहार में जाकर के मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं, उसके बारे में हमने मैप दे दिया, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आइए हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे हमने गंगा को अच्छे से खत्म किया, उसी तरह ब्रह्मपुत्र खत्म करेंगे। उसी तरह हम लोगों ने सिंधु खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आप देखिएगा कि जो जिसके तथ्यात्मक नोट दिए सब हवा हो जाएंगे, और क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है।
तो ब्रह्मपुत्रा का उद्गम आपका यही तिब्बत का मानसरोवर है, वहीं से उद्गम होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, इसका नाम क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम है चेमा युंग डुंग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यही से निकलता है। और ये कहाँ पर ही है? ये आपका, एक मिनट बस रुकिएगा, थोड़ा सा बहुत अर्जेंट कॉल है। हेलो भैया, हम क्लास ले रहे हैं, एक आध घंटा बाद आप आएंगे तो ठीक रहेगा। तो फोन एक बार कर लेना था ना वहीं से। तो सुनिए ना, आप लालपुर में कहाँ खड़े हैं? तो बस थोड़ा सा आगे जाइए, किसी से जानवी मेडिकल पूछ लीजिए, ठीक है? जानवी मेडिकल पे छोटू लड़का होगा, आप पहचान जाएंगे, वही लड़का बैठा होगा, बस उससे बात कर लीजिए। हाँ, और आपको हम एक मित्र का वो भेज भी दे रहे नंबर, आप उस, आपका व्हाट्सएप है कि नहीं आपके पास? तो हाँ भेज दे रहे हैं, चाहे हम उस लड़के को भी भेज दे रहे हैं आपका नंबर, आपसे बात करके आपको बुला लेगा, ठीक है? अरे बस 100-150 मीटर है, ज़्यादा नहीं है। ज... हाँ हाँ, हम आपका नंबर उस लड़के को भेज दे रहे हैं, जिधर जा रहे हैं बाएं साइड में है। हम्म। प्रे- हाँ, प्रेमचंद स्कूल के जस्ट सामने है, ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा क्लास में डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा अर्जेंट कॉल था, ये शुरू करते हैं। हम लोगों ने कहा कि ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल आपको मैं बता रहा था कि जेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास की नदी निकलती है, देखिए इस तरीके से आती है। और ये जो पर्वत श्रेणी दिख रहा है, ये आपका अरुणाचल में एक पर्वत है, नामचा बरवा। हमने उस दिन डिस्कस किया था पहले क्लास में कि नामचा बरवा पर्वत, जब हम पर्वत श्रेणियों को पढ़ा रहे थे, तो नामचा बरवा यहीं से क्या करती है, एक आपका यहाँ पर देखिए कर्व यू साइड कैसे मोड़ लेती है, सिंटेक्सियल बेंड भी इसको बोलते हैं, घुमाव लेती है यू टाइप का, और यहीं से क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। तो ये वही वाला पर्वत है। तो अगर इसका उद्गम पूछे तो कहाँ पर? तिब्बत में मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यह आकर के कहाँ आपका, इसके बाद अगर हम आगे आए तो इधर आकर के, इधर से आपको गंगा नदी आती है और इसमें क्या करती है, मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी इस तरीके से बह रही है, तो अगर हम इस तरह की तरफ चलेंगे तो इधर क्या होगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगा, इधर क्या होगा, राइट ट्रिब्यूटरी होगा। तो पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे। देखिए, एक लोहित नदी है, लोहित नदी जो इसको हम लोग खूनी नदी बोलते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा, इसमें चूंकि इस तरह मिट्टियों का कटाव बहाव है जो थोड़ा सा रेडिश टाइप का है, तो इसका मतलब यह नहीं खून बहता है इसमें, इसकी वजह से लाल हो जाती है जो आपका कटाव है, इसकी वजह से क्या होता है, ये इसका नाम खूनी नदी भी कहलाता है। तो लोहित नदी हो जाती है जो आपकी इसके, कौन सी आपकी, हाँ सॉरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ना, हाँ यहाँ पे राइट करिए, क्योंकि आप ऐसे चलेंगे, ओहो क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ ये आपका ये नदी है ना, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आपकी इसकी पहली नदी हो जाएगी। उसके नीचे अगर आप चलते हैं तो आपको पता होगा कि देखिए ये दिबांग, सॉरी ये दिबांग है, दिबांग के बाद आपका दूसरी लोहित नदी है, थोड़ा सा फोन आने की वजह से इधर उधर दिमाग हो गया। चलिए, पहली नदी कौन सी हो जाएगी, दिबांग नदी हो जाती है। दूसरी नदी कौन सी होती है, लोहित नदी होती है, इसको हम लोग खूनी नदी बोलते हैं, हमने आपको बताया। फिर उसके नीचे चलते हैं, आपको दिहिंग है, दिहिंग को ही बूढ़ी दिहिंग भी बोलते हैं। देखिए दिहिंग है, थोड़ा सा दिहांग और दिहिंग में समझिएगा अंतर, ये दिबांग है, ये दिहिंग है। और इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है दिहांग, इधर से एक नदी आती है, यहाँ पर है दिहांग नदी है। और यही दिहांग नदी मिलने के बाद ये जो आपकी नदी बह रही थी, कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, इसका नाम पहले ब्रह्मपुत्रा नहीं था, इसका नाम पहले आपका, इधर से एक नदी आती है यांगसी ग्लेशियर, तो यांगसी नदी, इसीलिए इसका नाम इधर तिब्बत में सांगपो भी इसका रहता है, सॉरी सांगपो, यहाँ पर देखिए क्या है, सांगपो नदी है। कई बार पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका तिब्बत में क्या नाम है, तो तिब्बत में इसका नाम सांगपो नदी है। जैसे ही अरुणाचल में आता है तो इसमें सबसे, जो इधर से एक नदी मिलती है, इसको राइट ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर एक दिहांग नदी मिलती है, इसका नाम क्या होता है, दिहांग नदी कहलाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और जैसे ही असम में आती है तो असम में इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा होता है। और जैसे ही देखिए बांग्लादेश पहुंचती है तो इसका नाम क्या पड़ता है, जमुना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों नाम को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि किसका नाम कहाँ पर क्या पड़ता है। सांगपो नदी आपने बताया कि सांगपो नाम कहाँ पर है, सब इसी का नाम है। उसके बाद हमने आपको दिहांग बताया, दिहांग, दिहांग देखिए ऐसे है, दिहांग, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको असम में इसका नाम क्या, ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। और जैसे ही बांग्लादेश में आते हैं तो जमुना।
और जब आगे बढ़ेगी तो आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा, फिर अच्छे समझ में आएगा कि जब ये नदी गंगा से और किससे, ब्रह्मपुत्रा से जब संगम होता है तो मेघना के नाम से अपना जल गिराएगी, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नदी है धनसरी है, उसके बाद देखिए कपोली है, कपोली, ये सारी नदियां किसकी, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अभी इसकी और भी अच्छी सहायक नदियां जो हम आपको दिखाएंगे, मुख्य मुख्य यहाँ देख लीजिए, कामेंग है, मानस है और ये तिस्ता। तो कई बार तिस्ता पूछा जाता है कि तिस्ता जो है इसकी सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, और इस तिस्ता की रंजित और रांगपो, ये इतना डिटेल मत भी जाइएगा, तो कम से कम इतना ध्यान रखिएगा, तिस्ता है, संकोच है, कामेंग है, यह सब इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। और इसी कामेंग के पास पक्के टाइगर रिजर्व है, और मानस नेशनल पार्क तो आपको पता ही होगा, और ये संकोच नदी है, इसी को आपको गदाधर नदी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना हैंड रिटेन से थोड़ा सा बताने का प्रयास किया ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो, क्योंकि कई बार इसका ट्रिब्यूटरी पूछता है। तो अगर ये नदी ऐसे बह रही है तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपको पता है कि ये कौन सा है, इधर आपका हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट ट्रिब्यूटरी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आप ऐसे मुंह करके चलेंगे तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो हमने आपको बताया कि देखिए इसका नाम क्या है, सांगपो नाम है, कहां पर, तिब्बत में, यह भी आप ध्यान रखिएगा, तिब्बत। उसके बाद यही यही क्यों, क्योंकि यही जो आपकी नदी एक मिलती है तिब्बत में, यारलुंग सांगपो, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है सांगपो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया कि नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत से जब अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, दिहांग। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए दिहांग है, यही लोहित नदी, इसी के नाम खून नदी भी हमने आपको बताया अभी। उसके बाद देखिए नीचे चलेंगे तो बूढ़ी दिहांग है, धनसरी है, एक नदी आपको और मिला होगा, कौन सा, कपोली नदी भी देखने को मिला होगा। बस एक सेकंड और रुक जाइएगा। हेलो, अरे भैया बोल रहे हैं कि हम क्लास ले रहे हैं, आप बात कर लीजिए ना। ये छोटू, हम क्लास ले रहे हैं, जो पूछ रहे हैं बात कर लीजिए, आपसे बात में करेंगे, क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। सॉरी, एक बार और सॉरी, इसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, आ जाइए तो। एक मिनट बस दीजिएगा। हाँ, फ्लो टूट जाता है, थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने देखा कि दिहांग है, उसके बाद हमने बताया एक यहाँ पे नदी और थी, कौन सी थी, कपूरी थी, आपको दिखाया। उसके बाद राइट ट्रिब्यूटरी चलेंगे तो देखिए सारी नदियों को मैंने लिख दिया, इससे ज्यादा नदी नहीं देखने को मिलेगा। और इन सभी नदियों को आप याद रखिए, क्योंकि पूछता है कि किसकी सहायक नदी है, ये दिहांग है, इसी दिहांग के नाम पर इसका नाम अरुणाचल प्रदेश क्या पड़ता है, दिहांग। सुबनसिरी है, जिया भरेली है, पुथुमारी है, मानस है, संकोच है, तिस्ता है। जब मैं डिटेल जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बताऊंगा वहां पर कि कैसे कैसे इसको याद करते हैं, क्योंकि समय कम है, क्योंकि आपका परीक्षा भी नजदीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये गंगा नदी आती है, गंगा नदी आपको पता है कि बांग्लादेश में पड़ती है, तो इसका नाम क्या पता है, बदमा, पद्मा। और ये पद्मा, और आपको हमने बताया कि बांग्लादेश में इसका नाम क्या है ब्रह्मपुत्रा का, तो जमुना। तो पद्मा और जमुना जब दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं तो इसका नाम क्या कहलाएगा, पद्मा। पद्मा भारी हो जाती है, क्यों, क्योंकि पद्मा जो है आपको पता है कि सबसे लंबी नदी है, तो यही मान के चलिए कॉन्सेप्ट में कि पद्मा भारी है, इसलिए पद्मा के नाम पे जो है इसका नाम आगे बढ़ गया। उसके बाद देखिए एक नदी इधर से आती है, कौन सी, बराक नदी, कहां से, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर नागालैंड, देखिए लिखा भी है, मणिपुर नागालैंड की पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी, मेघना नदी। और जब मेघना और बराक नदी मिलती है तो ये मेघना के नाम पे अपना आगे जल बढ़ाती है, और ये जहां पर मिलती है, कहाँ, बांग्लादेश में। तो मेघना और पद्मा जब जब दोनों आपस में टकराती हैं तो उसके बाद जो आगे का जल, ये जल प्रवाह होता है, ये मेघना के नाम से अपना जो डेल्टा बना रही हैं, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो ये मेघना के नाम से अपना जल गिराती है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा कंफ्यूजन और सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए ब्रह्मपुत्रा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्रा के बारे में, उसके बाद सिंधु के बारे में पढ़ लेंगे, आपकी प्रमुख सारी नदियां खत्म हो जाएंगी। देखिए ब्रह्मपुत्रा के बारे में कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं, हमने आपको बताया, सब कुछ वही रहेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। अरुणाचल में दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। सतलज नदी के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब बस इतना ही चीजें थी जो इसने खत्म कर दिया। क्या इतने में ही आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी खत्म हो सकता था, नहीं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे डिटेल में जाकर के तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो हमने आपको पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जाएगा। अब आइए, ये देखिए हमारा चैनल है, इसको आप लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। ये आप देख लीजिए गैस गुरु जी। उसके बाद जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए और नोटिफिकेशन प्रॉपर, आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को प्रॉपर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग सतलज नदी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चूंकि सतलज नदी आपकी मेन नदी है नहीं, मेन नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। और इसी सिंधु की ही सहायक नदियां सब है, कौन सी है, सिंधु है, फिर आपका झेलम है, सिंधु झेलम, फिर उसका चिनाब है, रावी है, ब्यास है, ये सभी नदियां इसी की सहायक नदी हैं, ठीक है। और
ये सारी की सारी नदियां आपकी चिनाब में मिलती हैं और ये चिनाब क्या करता है, इनके जल को ले आकर के किसमें, सतलज में मिला देता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक मिनट, चलिए। तो ये देखिए, पहले हम लोग सिंधु नदी तक को देख लेंगे, आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट, ये देखिए चाइना वाला बॉर्डर है, यहीं पर तिब्बत है, यहीं पे आपको पता है इसका उद्गम स्थल है। कहाँ पर, अगर ये पूछे तो मानसरोवर के पास से, ठीक है, मानसरोवर के पास, यहीं पर देखिए मानसरोवर आपको है, जहां पे आप लोग जाते हैं दर्शन करने, घूमने। तो मानसरोवर के पास अगर हिमनद पूछ दे तो बोखरचू हिमनद है, ये पर कौन सा है, बोखरचू हिमनद है। इसी बोखरचू हिमनद से निकलती है कौन सा, सिंधु। और सिंधु उसके बाद क्या करती है कि भारत में, अब तो लद्दाख हो गया है, लद्दाख वाले रीजन जो केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करते हुए क्या करती है, ये देखिए यहाँ पर जा करके फिर यहाँ पर पाकिस्तान के साथ क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और ये इस तरीके से होते हुए क्या करती है, आकर के अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ये तो हो गई मुख्य सिंधु नदी के बारे में। सिंधु की बहुत सारी नदियां, अब देखिए सिंधु चूंकि ऐसे बह रहा है तो इसका मतलब इधर राइट ट्रिब्यूटरी होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगा। तो इधर से काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, टोचन है, तमाम नदियां जो अफगानिस्तान वाले रीजन से, उधर वाले रीजन से हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से आती है, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए, अब एक नदी हो गई कौन सी, झेलम। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर, भारत में ही है। उसके बाद देखिए कहाँ पर, भारत में भी कहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे तो झेलम नदी ये देखिए झेलम नदी आपका निकल करके यहाँ पर आपका उलर झील है। कौन सा झील है, उलर झील है। इसी उलर झील से होकर के क्या करती है, ये आकर के आगे सब चिनाब नदियों की सब सहायक नदियां हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये झेलम नदी है ये। अब उसके बाद देखिए चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी है, देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाती है, यहाँ से निकलती है इस दर्रे के पास। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंधु, झेलम और ये चिनाब हो गई। उसके बाद देखिए रावी नदी है, ये क्या है, ब्यास है, ये सतलज है। ये सारी नदियां हैं। अब अगर इसका क्रम पूछे तो सिंधु, ये है सिंधु, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी और ये ब्यास और ये सतलज। अब देखो ये जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। और ये जो सतलज नदी है, देखो अगर आप देख रहे हो तो सतलज नदी और सतलज नदी आकर की, ये चिनाब नदी जो आ रही है, इसी चिनाब में सतलज क्या कर रही है, अपना जल मिला रही है। ठीक है, और ये चिनाब ले आकर के पूरा संयुक्त रूप से अपना जल कहाँ पर, ये देखिए जो नदी बह रही है ना, ये चिनाब नदी है। अब ये सॉरी, ये चिनाब नदी है और ये चिनाब नदी जाकर के अपने अपने जलों को इसमें सिंधु नदी में मिला देगी। इसका मतलब है कि जो आपकी झेलम है, जो आपकी रावी है और जो सतलज, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं, ये आपकी सभी की सभी सहायक नदियां जाकर के अपना जल चिनाब में गिरा देंगी और चिनाब जो है जाकर के किसमें, सिंधु में मिल जाती है। और ऐसे तो सब सहायक नदियां तो सिंधु की है ही। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये आपका ब्यास है और यही ब्यास और सतलज के पास से आपको पता है कि एक यहाँ पे एक ये क्या है, आप हरिके बैराज बनाया गया है। और यहीं से आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रमुख सिंचाई परियोजना जो कि आपका राजस्थान तक जाती है, ये आपको पता है। ठीक है, अभी क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी ये सब नदियां कहाँ कहाँ से निकलती है, तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान बस दे दीजिएगा, क्योंकि जरूरी था। और एक नदी आप ध्यान रखिएगा, ये सतलज नदी। तो सतलज को भी आप देख रहे होंगे कि यह भी आपका तिब्बत के पास से ही, यहीं पर आपका राकस ताल है, राकस ताल है, यही राकस ताल के पास से निकलती है। और कहाँ पर, मानसरोवर के पास यह भी, क्योंकि मानसरोवर यहाँ पड़ता है, यही के पास से तीनों कौन कौन सा, सिंधु भी और आपका कौन सा, सतलज भी, और आपने देखा ब्रह्मपुत्रा भी इसी के पास से निकलती है। तो इसी के पास आ जाइए, क्योंकि हम लोग इसी के इर्द गिर्द ही रहेंगे, बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं। आइए, सतलज नदी हिमालय की तीनों श्रेणी काटती हुई बहती है, आपको पता चल गया। कहाँ पर उद्गम स्थल आपको बता दिया, राक्षस ताल। उसके बाद चलिए, इन्होंने सिर्फ कोरम पूरा किया है, बहुत कम पढ़ा करके, इसलिए थोड़ा सा उतना कम में ही रहना है, इसलिए थोड़ा सा हम ज्यादा चले जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम सोचते हैं कि इसी के इर्द गिर्द रहा जाए। आइए अब देखिए आगे तुरंत दक्षिण भारत की नदियों में, तो दक्षिण भारत की नदियां क्या इतना जल्दी खत्म हो जाएंगी, नहीं। तो आइए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। पहले उत्तर भारत की तो पूरी खत्म ही नहीं हुई, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। ये देखिए, हमने आपको बता दिया है, अभी आपको बताया गोमल, टोचन, काबुल, कुर्रम, गिलगिट, ये सब किसकी, ये सब इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, किसकी, सिंधु की। अब यहाँ पर आपको अच्छे से स्पष्ट होगा, देखो ये आपकी कौन सी नदी है, यही आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी चिनाब नदी है। देखना, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये चिनाब नदी है। यही चिनाब नदी में देखो आपको सिंधु, अरे आपकी झेलम भी देखने को मिल रही है, इसी में आपके रावी भी देखने को मिल रही है, यहीं पे सतलज भी देखने को मिल रही है। अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये जो नदी है, यही आपका नाम है, इसका नाम चेनाब नदी है। और यही चेनाब नदी आपका मिठान कोट पाकिस्तान पड़ता है, उसी में अपना जल आकर के गिरा देती है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको पता है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है।
अब इनके उद्गम स्थल पे जाएंगे तो बहुत डिटेल चला जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए जितना हमने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको लिखा भी है, जो बच्चा डिटेल जानना चाहे पढ़ लेगा। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नदियों के बारे में। अब ये चला गया दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। भाई दक्षिण भारत की नदियों को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्राचीन भारत की नदियों को खत्म कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ने वाली चीजें नहीं है। आधा अधूरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक बार इसको कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं प्राचीन भारत की नदियों के बारे में। तो अगर प्राचीन भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी प्राचीन भारत की, देखिए बात ऐसे करेंगे, ये प्राचीन भारत है। अब इसमें भी दो तरह की नदियां गिरती हैं। जैसे एक देखिए, ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। तो आपको पता है कि कुछ नदियां ऐसी हैं, इधर देखिए गुजरात वाला रीजन है, आपको पता है कुछ नदियां यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात में, और कुछ नदियां इधर से आकर के अरब सागर में गिर रही हैं। कुछ नदियां, कुछ क्या, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारी नदियां, आपका ज्यादा से ज्यादा नदियां कहाँ, पूर्व साइड में गिर रही, पश्चिमी साइड में बहुत सी नदियां गिरने वाली हैं, लेकिन बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां, महत्वपूर्ण नदियां जो है पूर्वी घाट में भी नहीं गिरती है। इसका मतलब बे ऑफ बंगाल में, बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो पहले हम लोग बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखेंगे। ये सारा जो डिटेल यहाँ दिया गया है, बे ऑफ बंगाल में दिया गया है, तो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी खत्म कर लेंगे, तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, तो ये देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ, जैसे देखिए दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, ये उसी क्रम में है जिस क्रम में नदियां गिरती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, अगर ये आपका प्रारी भारत है, तो जो इस तरह से नदियां गिर रही हैं उसी क्रम में ये बनाया गया है, ऊपर नीचे क्रम नहीं है। देखिए जैसे दामोदर नदी है, किसकी, हुगली की सहायक नदी है, तो दामोदर नदी सबसे उत्तर में, फिर स्वर्ण रेखा है, फिर बैतरणी है, फिर ब्रह्माणी है, फिर ऋषिकुल्य है, फिर महानदी है, उसके बाद गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, पलार है, कावेरी है, बैगई है, ताम्रपड़ी है। ये सभी नदियां हैं। इसको थोड़ा सा आपको मैप में दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हम बता रहे हैं। देखिए, ये आपका यहाँ पे दामोदर नदी हमने बताया था, जो कि आपकी गंगा नदी ऐसे बहती है। तो गंगा की सहायक नदी आपकी कौन सी, एक वितरका थी जो हुगली थी। देखिए ये आपकी गंगा नदी इधर आ गई, ये आपकी कौन सी नदी है, हुगली नदी है। ये हुगली की सहायक नदी कौन सी हो गई, ये आपकी दामोदर हो गई। इसको आप ध्यान समझिएगा, दामोदर हो गई। उसके बाद देखिए स्वर्ण रेखा है, यहाँ पर ब्रह्माणी है, ये आपका देखिए बैतरणी है, ऋषिकुल्य है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, पोलार है, कावेरी है, बैगई है। इससे ज्यादा डिटेल हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस किताब के ऊपर वैसे ही हम लोग जा रहे हैं, ज्यादा ही जा रहे हैं, तो कम से कम इसका क्रम याद रखिएगा। नहीं तो उसके बाद फिर हम लोग आगे जब डिटेल पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो उसमें सबका उद्गम स्थल देखेंगे, इसके किनारे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सबको अच्छे से देखेंगे। अब आ जाइए, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। तो आपको हमने बताया यहाँ पर देखिए कि ये आपका हो गया प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में देखिए ये हो गया आपका गुजरात वाला रीजन, और ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ फंगात है। तो आपको देखेंगे कि लूनी नदी को आपको अंतस्थलीय नदी बोलते हैं, जो आपका कहाँ, गल्फ, जो आपका कच्छ किरण में क्या करती है, समाप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद साबरमती नदी है, जिसके तट पर आपका गांधी जी का आश्रम भी है। माही नदी यहाँ से बहती है, जो आपका विंध्याचल के दक्षिण पश्चिम से होकर के बहती है। ये सब बातें डिटेल्स में यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान रखिए। तो ये क्या है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। फिर नर्मदा है, तापी है, दोनों नदियां क्या है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है, कि एक पर्वत श्रेणी ये है, एक पर्वत ये है, बीच में पर्वत धस गया है और यहाँ से नदी बह रही है। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। उसके बाद सतरंजी नदी है, बहुत सारी नदियां होंगी जिसका आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। ये सभी की सभी कहाँ, अरब सागर में जल गिराती है। मांडवी है, जुआरी है, सरावती है, नेत्रावती है, भरतपुर है, पेरियार है, और पंबा नदी है, और इसी क्रम में भी है। इसको आप लोग समझिएगा। देखिए जब हम लोग नीचे चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लूनी नदी है, जो लूनी नदी कहाँ पर, ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी है, और इसी के दक्षिण पश्चिम भाग से निकलती है। और ये आपका क्या, कच्छ के रण में अपना जल, जो इसका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। साबरमती नदी हमने आपको बताया कि गल्फ ऑफ खंबात में। उसका देखिए माही नदी हमने बताया, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ से निकलती है, और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ देखिए नर्मदा नदी है, तापी नदी है। नर्मदा नदी जो है, आपको पता है कि नर्मदा नदी के बाद कौन सी, ये पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर देखिए पर्वत श्रेणी यहाँ बनाया गया है, यही पर्वत श्रेणी है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं। यही कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो ये तापी नदी बहती है। उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा बहती है। उसके बाद देखिए आ जाइए, यहाँ पर देखिए मांडवी है, यहाँ पर ये हरिशन पर्वत श्रेणी है। हरिशन पर्वत श्रेणी में हमने आपको बताया था कि कलसुबा इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो आपकी दक्षिणी घाट की, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी ध्यान रखिएगा। मांडवी है, जुआरी है, सरावती है, पेरियार है, भरतपुर, पंभा, ये सारी की सारी नदियां आपने पढ़ लिया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इनके तथ्यात्मक नोट्स की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पर कह रहे थे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भले थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। आ जाइए, कहाँ गया भाई।
ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था, ब्रह्मपुत्रा के बारे में हम लोग ये सब देख लिए थे। अब हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देख लेते हैं। आ जाइए, इतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में पश्चिम की ओर बहने नदियां जो हमने बता दिया, सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखिएगा कि जो पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं वो हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। एस्चुरी का मतलब क्या होता है कि जिन नदियों का जल डायरेक्ट आकर के अपने सागर में मिला देती हैं उनको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं। जबकि अगर आप डेल्टा की बात करेंगे तो देखिए कई भी तरीकाओं में बढ़ जाती है, मतलब कि इसकी मुख्य धारा जो होती है वो डायरेक्ट जाकर के अरब सागर में, अरे बंगाल खाड़ी में नहीं मिल पाती है, कई भी तरीकाओं में बढ़ करके जाती है, तो ऐसे डेल्टा का फॉर्मेशन कर लेती है। आपको पता है कि मैथ में डेल्टा इसको बोलते हैं, इसी तरह डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा, और कुछ नहीं है, और ज्यादा इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ताप्ती नदी के बारे में देखिए क्या है कि नर्मदा और तापी नदी क्या है, डेल्टा का निर्माण न करके क्या एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुद का निर्माण करती है। आपको बता दिए कि पश्चिम घाट की सभी नदियां, न कि सिर्फ नर्मदा और तापी। उसके बाद हमने बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो नर्मदा नदी आपका अमरकंटक की पहाड़ी से ही उसका उद्गम स्थल होता है, जो 1312 किलोमीटर चल करके अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी बिंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है, भ्रंश घाटी हमने बात किया। उसके बाद हमने आपको दिखाया पूर्वी घाट में गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को वृद्धि गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में वो फिगर बैठ रहा होगा कहां पर गोदावरी नदी है, ठीक है। बस उसके बारे में जो फैक्ट, जो तथ्यात्मक, इसको आप लोग करवा कर लीजिए। यहाँ से कह रहा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नदी में पहले बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाया करता था, और अब क्या है, अब तो बहुत सारे इस पे बैराज बना दिए गए हैं, और इसमें अब जल का स्तर भी कम हो गया है, क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्रियल, अब इसमें इतनी ज्यादा गंदा जो है पानी मिलने लगा है कि एक तरह से जैविक मरुस्थल भी इसको बोलते हैं। जैविक मरुस्थल नदी, कभी पूछे कि बंगाल का जैविक मरुस्थल नदी किसको बोलते हैं, तो इसी दामोदर नदी को भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए उसका उसका उद्गम भी कहाँ, भ्रंश घाटी में होता है। तो पूरब साइड में अगर मात्र एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, वो कौन सी है, दामोदर नदी। उसके बाद देखिए उसका उद्गम स्थल आपको पता है कहाँ पर, छोटा नागपुर के पठार से होता है। चंबल नदी हमने आपको दिखाया कि चंबल नदी, सोन नदी, ये क्या है, पूर्वारोपित या अध्यारोपित सुपर इम्पोज नदियां हैं। चंबल और सोन नदी पूर्वारोपित या सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई नदी बह रही है तो इसका मतलब है कि ये इनके द्वारा बनाए हुए मार्ग पर ही चल रही है। इसके बीच में अगर कुछ भी आ रहा है तो क्या कर रही है, इसको जो है काट करके आगे बह रही है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्वारोपित, मतलब पहले से ही अध्यारोपित, जिसे होता है किसी के ऊपर इसको आरोपित कर दिया जाए, सुपर इम्पोज कर दिया जाए, तो इसकी क्या है, सुपर इम्पोज नदी है, मतलब कि पहले से ही नदियां बह रही हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, काट करके। इसीलिए आपको देखेंगे कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पर काफी बड़े बड़े बीहड़, मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखेंगे कभी बीहड़ खड्ड आपको है, जिसको हम लोग चंबल के डाकू बोलते थे, बीहड़ वाले जो डाकू बोलते थे, मतलब काफी खड्ड का भी इन लोगों ने, इन्होंने बना दिया इन नदियों ने। उसके बाद देखिए चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बात कर रहे हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती नदी पर है। कहां पर, छत्तीसगढ़ राज्य में। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो अगर आप देखेंगे तो जो गोदावरी नदी है इसी की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती नदी है। इसी इंद्रावती नदी पर क्या है, चित्रकूट जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे तो धुआंधार प्रपात जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपको पता है कि जबलपुर में भेड़ाघाट स्थान है, उसी भेड़ाघाट स्थान पर धुआंधार जलप्रपात बहता है। फुलहर झील के बारे में आपको बताया था कि गोमती नदी की उत्पत्ति यहीं से हुई है, और यह एक मैदानी भागों में निकलने वाली नदी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चंदुबी झील असम में है। चंदुबी झील के बारे में पूछता है कई बार, ये असम में है। हमीरसर झील कहां पर है, गुजरात में है। मैं आपको अभी जो है क्या करेंगे कि पूरे जितने भी भारत के झील है, जितने भी ग्लेशियर है, इन सबों का लिस्ट भी प्रॉपर तरीके से दे देंगे। उसके लिए परेशान मत होइएगा, प्रॉपर तरीके से बस आप चैनल को फॉलो करिएगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिले और उसका आपको भरपूर लाभ मिल सके। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपको दे रखा है भारत के प्रमुख जलप्रपात, उसी तरह हम आपको भारत के जितने भी प्रमुख परियोजनाएं हैं, भारत के प्रमुख ग्लेशियर हैं, भारत के प्रमुख झील झरने हैं, सब आपको इसी तरीके से दे देंगे। देखिए जैसे मंदार और पुनासा जलप्रपात है, किस नदी पर है, पहले तो यही पूछ लेता है, नर्मदा नदी पर। कम से कम नदी और जो जलप्रपात है इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये दो चीज जरूर याद रखिएगा। भले आप स्टेट एक बार ना याद रखिए तो चलेगा, लेकिन याद रखना चाहिए स्टेट भी। तो मंदार और पुनासा कहां पर हो गया, नर्मदा नदी पर हो गया। स्टेट पूछेंगे मध्य प्रदेश। चचाई जलप्रपात कहां पर है, चचाई आपका हमने बताया था कि चंबल नदी पर है, एमपी में है। उसके बाद देखिए ये ध्यान रखिएगा, चंबल में नहीं है, ये हमने आपको बताया था कि बीहड़ नदी पर है। कहां पर है, ये बीहड़ नदी पर। ये कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान रखिएगा, बीहड़ नदी पर है। उसके बाद देखिए धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर है। चुलिया जलप्रपात कहां पर है, कोटा राजस्थान स्टेट है, चंबल नदी पर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, राज्य देख लीजिएगा रांची और झारखंड में। उसके बाद देखिए चित्रकूट जलप्रपात, अभी हमने आपको बताया था कि इंद्रावती नदी कहां पर, छत्तीसगढ़ में।
उसके यही इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर आपका जिला है, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य है, नर्मदा नदी पर है। मंदार पुनासा ये तो हो ही गया, ये तो वही 2 बार रिपीट हो गया क्या? हाँ, वही 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, जो भारत की प्रमुख जलप्रपात है, मैप को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये किताब का ही नोट्स है, मैप है, ताकि हम आपको प्रॉपर तरीके से समझा सके जो महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये देखिए, 1 मिनट रुकिएगा, ये दोनों सेम हो गया है। हाँ, चलिए, ठीक है। ये देखिए, चुलिया जलप्रपात आप देख रहे होंगे कहाँ पर? कोटा राजस्थान में है। किस पर है? ये तो चंबल नदी पर है। लेकिन चचाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, बीहड़ नदी पर। ये आप लोग देख रहा होगा, ये हो गया। तो ये चचाई जलप्रपात हो गया और ये चुलिया जलप्रपात हो गया। इसी तरह आपने देखा पुनासा हो गया, मंदार हो गया, धुआंधार हो गया। इस सब इसको किस पर देखा आपने? नर्मदा नदी पर देख लिया। ये आप देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण उसको हम बता दे रहे हैं। बाकी सब आपको देखने की जरूरत नहीं, खाली आपको दिखाने का प्रयास किया कि जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। देखिए, हुंडरू जलप्रपात आपने अभी देखा, कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी पर है। उसके बाद आप देखिएगा, एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, बारही पानी जलप्रपात। बारही पानी कई बार पूछता है, ये बुधौलांग नदी है। इसी बुधौलांग नदी पर, नदी नहीं पूछा जाता, बस ये पूछता है कि बारही पानी कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना, ओडिशा में है। उसके बाद एक आपका जलप्रपात है, दुदुमा जलप्रपात। मचकुंड नदी है, यह भी ओडिशा में ही है। तो दुदुमा जलप्रपात कहाँ पर है? ओडिशा में है। जिसमें मैं निशान लगा रहा हूँ उसको जरूर याद रखना। बारही पानी, दुदुमा, ये ओडिशा पर है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात हमने आपको बताया कि इंद्रावती नदी पर। देखो, गोदावरी की सहायक नदी, देखो गोदावरी नदी है, इसी की सहायक नदी है कौन सी? इंद्रावती। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोकक कई बार पूछा जाता है। गोकक जलप्रपात आपका कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में है। दूध सागर आपको पता है कि मांडवी नदी है गोवा में, वहां पर है। कुंचिकुल जलप्रपात, ये आपको पता है कि बराही नदी है, वहीं पर आपका क्या है? कुंचिकुल जलप्रपात है। जो गया गरसोपा जलप्रपात आपको पता है कि सरावती नदी पर है, कई बार पूछा गया है, नदियां मिलाने के लिए भी देता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात आपको पता है कावेरी नदी पर है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक होगनेकल जलप्रपात है, यह भी आपको कावेरी नदी पर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई सवाल आपका गलत होने वाला है। ठीक है, ये आपने ध्यान से लिख लेना। अब उसके बाद देखिए, जो कुंचिकुल जलप्रपात है, यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के सिमोगा पर, हमने आपको बताया कि बराही नदी पर है, और ये लगभग 455 मीटर ऊंचा है, और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। चित्रकूट जलप्रपात आपने देखा, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती पर है, यह महत्वपूर्ण है। और यह क्या है? भारत का विशालतम जलप्रपात है चित्रकूट, और अपनी विशाल जलराशि के कारण से भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। आपको पता है कि यूएसए में जो एक नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा नदी पर, उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? नियाग्रा जलप्रपात। मतलब भारत का विशालतम कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात, जो यूएसए का है, उसी के नाम पर इसको बोला गया है। तो आप बोलेंगे चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, कुछ पूरम पूर्ति इन्होंने कर दिया। हुंडरू के बारे में आपको पता है, ये स्वर्ण रेखा कहाँ पर? देखिए, झारखंड में भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, सब हो चुका है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर आपको पता है। बद्रीनाथ भी आपको पता है कि अलकनंदा के तट पर है। ये आपका एक महत्वपूर्ण और बड़ा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। तो सारे रिवर तंत्र को अगर आपको अच्छे से कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, तो एग्जैक्टली आप इसको क्या करेंगे? थंब रेज जरूर करेंगे, और कमेंट आप करिएगा अगर ऐसा वीडियो आपको रेगुलर जो है आगे चाहिए। अब आइए, हम लोग चलते हैं भारत की जलवायु की तरफ। 1 मिनट रुक जाइएगा, हम लोग चलते हैं भारत की जलवायु की तरफ। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, ये देखिए, अब ये भारत की जलवायु को हमने पहले मानचित्र से, फिगर से दिखाने का प्रयास किया। आपको पता है कि भारत की मानचित्र में, क्योंकि हम लोग इसी के ओरिएंटेड रहने वाले हैं, तो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसे ज्यादातर क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। तब भी जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। तो देखिए, भारत में जो बरसात होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। आपको अगर ये दिख रहा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है, जैसे अगर आप यहाँ पे ऐसे खींच दे, ये देखिए, 1 सेकेंड, इस तरीके से अगर आप इसको ऐसे पूरा पश्चिम में डिवाइड करें, तो ये क्या होगा? ये आपका उत्तर होगा, ये आपका दक्षिण होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम होगा, और ये क्या होगा? पूरब होगा। तो अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? दक्षिण इधर दक्षिण और इधर पश्चिम, मतलब दक्षिण पश्चिम से ही जो मानसून क्या करता है? इंटर करता है ज्यादातर। इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ इसी से जाता है, कुछ हमारे इधर से भी जाती हैं, बंगाल खाड़ी से होकर के भी, ऐसे होकर के भी क्या करती है? आपका वर्षा कराती है, जो इधर आपका पूरब साइड में एरिया है। लेकिन जो मुख्य आपका नदी है, मतलब मुख्य जो बरसात है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। ये देखिए, आपको पता है कि जून वाले रीजन से स्टार्ट होता है, जो आपका केरला वाले में ही फर्स्ट वाले रीजन में
1 जून को केरला वाले रीजन में आपका मानसून पहुंच जाता है, टकराता है। फिर देखिए आपको ये दिखाने का प्रयास किया 10 जून में आपका करीब-करीब प्रायद्वीप भारत में पहुंचता है। फिर आप 15 जून तक आप देखेंगे तो लगभग मिड भारत आपका ये कवर करने लगता है। फिर आप आगे जाएँगे तो जुलाई वाले रीजन में आप देखिए करीब-करीब पूरे भारत क्या कर ले रहा है? कवर कर ले रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1 जुलाई को आपका इधर वाले रीजन में ये पूरा रीजन आपका जुलाई आते-आते पूरे भारत में मानसून का प्रवाह हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह सामान्य दिशा में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की तरफ, क्योंकि अगर ऐसे कोई चल रहा है तो कहाँ जा रहा है? इधर आपका क्या है? उत्तर है, ये पूर्व है तो उत्तर-पूर्व की तरफ ही जा रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम। जब आपका शीतकाल, अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखाऊँगा कि जब मानसून का उसको प्रत्यावर्तन बोलते हैं, मानसून का रिट्रीट बोलते हैं, मतलब मानसून का वापस लौटना। मानसून गया है तो वापस भी तो आएगा। ये देखिए अगर आप ये बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको मैप बताने का प्रयास करूँ, देखिएगा। मैं बस ऐसे बना रहा हूँ। ये देखिए जब इस तरह से मानसून वापस आता है तो इसका मतलब है कि जैसे गया था बस उसी के विपरीत दिशा में इस तरीके से क्या करेगा? वापस आएगा। और आप जब देखेंगे कि वापस लौटते समय वो जो तमिलनाडु वाला तट है, इस वाले रीजन में खूब बरसात होती है। अभी रिसेंटली वहाँ पर देखेंगे कि चेन्नई वाले रीजन में अच्छा खासा तबाही मचाने को देखने को मिला है। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि शीतकाल में इसका दिशा उलट जाता है और उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की तरफ हो जाता है। अधिकांश वर्षा किससे? दक्षिण-पश्चिम मानसून से ही होती है। 1 मिनट। अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से ही होती है। उसके बाद देखिए आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व फुहार है, जो आम की फसल के लिए, जैसे नहीं बोलते प्री मानसून, मानसून आने के पहले जो थोड़ी-सी फुहार पड़ती है, वो क्या होती है? क्योंकि आम का उस समय बौर लग रहा होता है, तो इसलिए आम की बौर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए उसको बोला जाता है, जो है क्या? आम्र वर्षा। उसके बाद कह रहा है कि मासिन राम मेघालय में पड़ता है, भारत ही में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे अधिक। यहाँ पर आपको पता है कि 300-400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। इसका मतलब है कि क्योंकि मानिस राम की अगर बात करेंगे, देखिए यहीं पर मेघालय है। इसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि इधर से चूंकि बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है और इसमें जाने के बाद यहाँ पर हवाएं फंस जाती हैं। फंसने के बाद क्या करती हैं? काफी घूम घूम करके अच्छी खासी बरसात कराती हैं। भारत में मानसून का प्रवेश केरल में होता है। भारत में लेह में अगर आप देखेंगे तो उत्तर ऊपर जाते जाते देखिए ये जैसे जैसे देखिए ऊपर जाएगा तो ऊपर में जाते-जाते क्या होगा? ये आपका जो लद्दाख वाला रीजन है, लेह वाला रीजन है, यहाँ पर काफ़ी मानसून कमज़ोर पड़ जाती है, हवाएँ कमज़ोर पड़ जाती है, ऊपर उठते-उठते क्या होंगी? ऊपर उठते-उठते ठंडी हो जाती हैं और फिर नीचे की तरफ बैठने लगती हैं। पहले गर्म होती है तो ऊपर उठती हैं, फिर ऊपर जाएगी कोई चीज़ ठंडा होने लगेगी, ठंडा होने के नीचे बैठने लगती है, तो क्या होगी? यहाँ पर मानसून कम हो जाती है। जब मानसून का चैप्टर मैं आपको डिटेल पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए। भारत में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? देखिए, इधर आपको पता है कि अगर आप यूरोप में जाएँगे तो भूमध्य सागर है। उस भूमध्य सागर की तरफ से जो हवाएँ चलती है, पछुआ पवन जो उधर चलती है, इसी पछुआ पवन की तरफ से क्या होती है? यहाँ पर भारत में इधर नीचे वाले साइड में, पंजाब वाले रीजन में और उत्तर-पश्चिम जो आपका उत्तर प्रदेश है, उस वाले रीजन में आपका पश्चिमी विक्षोभ जब होता है पछुआ पवनों की वजह से, तो क्या होती है? भारत में अच्छा खासा वर्षा देखने को मिलती है, जो गेहूँ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। भारत के भूकंप क्षेत्र की बात कर रहा है कि भूकंप की प्रवणता देखिए यही वाला है, जो मैंने दिखाया है कि जे मानसून का रिट्रीट मानसून है, जब मानसून वापस लौट रहा है। और ये वाला जो रीजन दिखाया गया है, ये देखिए आपको ये बादल जो काफ़ी कड़क रहा है, गरज रहा है, इसका मतलब है कि ये तमिलनाडु वाले रीजन पर अच्छी खासी बारिश करती है। जबकि इस वाले रीजन में केरल वाले रीजन पे अच्छी खासी बारिश होती है। उसके बाद देखिए भूकंप जो प्रवणता क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से 4 जोन में बाँटा गया है। 4 जोन में देखिए 2 से स्टार्ट ही होता है। ये मत सोचना कि 1 छूट गया है, 2 से स्टार्ट ही होता है, क्योंकि 1 जो है बहुत कम हो जाता है तो 1 को छोड़ दिया गया है। ये जो आपका रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, जैसे 6 है तीव्रता या 7 है, 7 से अधिक है, 8 है, 8 से अधिक है, ये सब चीज़ें। तो देखिए जब 6 या 6 से कम होगा तो अल्प क्षेत्र में आता है। जब तीसरा वाला जो ज़ोन है इसका मतलब कि 1, 2, 3 और ये 4, 4 आपका जो ज़ोन बाँटा गया है इसी क्रम में है। ये मत सोचना कि 1 छूटा है। उसके बाद अगर 7 है तो क्या है? आपका ड्रेनेज टू बिल्डिंग, इसका मतलब है कि मध्यम तीव्रता क्षेत्र वाला है। 4 में आप देखेंगे गहन तीव्रता क्षेत्र है और 5 में क्या है? आपका अति प्रचंड, इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टर स्केल आप नापते हैं तो 9 या उससे अधिक आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप देखिएगा। उसके बाद मैंने देखा इसको नीचे लगाने का भी प्रयास किया है। ये देखिए अमर उजाला का एक चित्र था पेपर का, बहुत अच्छा ये मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ दिखाने का दिया कि देखिए सिस्मिक ज़ोन जो 5 है वो रेड कलर वाला। तो आप देखेंगे जितने भी हिमालयी रेंजेस है, जो आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट है, इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट आपका किस ज़ोन में आता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत किस ज़ोन में आता है? तो आप बता देना कि सर 5 में आता है। यहाँ पर क्योंकि 8 से 9 की तीव्रता या इससे भी ज़्यादा आती है। उसके बाद देखिए जो सिस्मिक ज़ोन 4 में आता है, आपका ये रेडिश ज़ोन है, यह भी खतरनाक वाला ही ज़ोन है। मतलब आपका जो लद्दाख वाला रीजन है, जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, उसके बाद कुछ गुजरात वाला रीजन है। मतलब आप देखेंगे कि यह भी हिमालयी रेंजेस वाला ही रीजन है, मतलब 4 और 5 आपका यही रेंजेस है। ये आप ध्यान रखिएगा।
कुछ आपका जो उत्तर प्रदेश है, जो आपका तराई वाला रेंजेस है, गोरखपुरा रेंजेस है, नेपाल से सटा हुआ रेंजेस है, जिला है, उसमें आपका ये देखने को मिलेगा। अगर हम सिस्मिक जो 3 की बात करेंगे, ये मध्यम होता है, मध्यम खतरनाक होता है, 7 की तीव्रता वाला ज़ोन है। ये आप देखिए जो येलो कलर वाला है, ये आपका 7 वाला है। उसके बाद सबसे कम खतरनाक जो होता है 6 या इससे कम वाला, इसका मतलब है कि जो प्रायद्वीपीय भारत, कई बार ये पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत क्या? तो प्रायद्वीपीय भारत में ध्यान रखिएगा कि भूकंप बहुत कम आता है, क्योंकि पेनिनसुलर रीजन जो है आपका प्रायद्वीपीय जो सबसे पुराना पार्ट है। और यह जब मैं आपको पढ़ाऊँगा भारत का जब भूगोल अच्छे से, तब वहाँ पे बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं, क्यों ऊपर ज़्यादा आता है, क्यों नीचे कम आता है, वहाँ डिटेल हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल आप आइए देखते हैं अब इसके बाद क्या छूटा था यहाँ पर। हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई थी, ये सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत अच्छी। अब मिट्टी, अब भारत की मिट्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक-एक मिट्टियों को दिखाएँगे कि जो आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में बाँटा है। वो 8 कौन-कौन प्रकार है, कहाँ-कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। फिलहाल इसके बारे में देख लीजिए कि काली मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं? रेगुड़ बोलते हैं या रेगड़ बोलते हैं, या इसे कपासी मिट्टी बोलते हैं, ट्रॉपिकल चरनोजम बोलते हैं, अलग-अलग नामों से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा आपको कपास देखने को मिलेगा। काली मिट्टी का जो निर्माण है, चूँकि लावा वाले जो आपका दक्कन का पठार, उसी रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इसका विस्तार पूछे तो आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, उत्तरी कर्नाटक में है, ठीक है? लावा के उद्गार से मिट्टी बनी हुई है। और इस मिट्टी की एक खासियत है कि जब ये मिट्टी पानी लेती है, सोखती है तो चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जब सूखती है तो काफ़ी जो है भूर कंकड़ की तरह हो जाती है, और इस पे बैठने पे आपके जो है कपड़े में नहीं लगती है, पकड़ती नहीं है। अब देखिए, यही 8 प्रकार के जो रीजन्स हैं, मुख्य-मुख्य रीजन आप यहाँ देखिएगा, एक तो माउंटेन रीजन्स है, एलुवियल है, रेड और येलो है, मतलब लाल और पीली मिट्टी है, ब्लैक है, लेटराइट है, और आपका कौन-सा है? एरिड मतलब शुष्क वाला रीजन है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अभी आपको डिटेल नीचे पूरा मिलेगा। ये जो आपको ग्रीन कलर से है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या है? ये आपका फॉरेस्ट या माउंटेन वाला रेंजेस है। जहाँ पर देखिए इधर है, पूर्वोत्तर वाला थोड़ा-सा कुछ रीजन है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। यहाँ पर ये आपका माउंटेन कुछ इधर भी है, ऐसा नहीं कि इधर नहीं है, इस वाले रीजन में भी है। उसके बाद आप देखेंगे तो रेड और येलो ये आपका जो है लाल और पीली मिट्टियाँ आपको देखने को मिलती हैं। इस वाले रीजन में भी आपको, जहाँ पर देखिए, जहाँ पर ज़्यादा बरसात होगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर ये ध्यान रखिएगा, अपतटीय वाले रीजन में, पूर्वी वाले रीजन में और कुछ पश्चिमी वाले रीजन में आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए जो आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पर आपको एक मिट्टी मिलेगी, इसका नाम है क्या? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट एक निछालित मिट्टी है, ये सबसे ज़्यादा बरसात वाले रीजन में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर के चूना चूना वाले कण होते हैं, वो रिस करके नीचे चले जाते हैं और ऊपर लवहांश ज़्यादा बच जाते हैं। और इस बार इन सब मिट्टियों में क्या होता है, आपको पता है कि लेटराइट मिट्टी में आपका जो चाय के बागान है, कुछ ये सब देखने को मिलेंगे, और लाल वाले भी मिट्टी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लेटराइट वाले रीजन में आपको ज़्यादातर चाय के बागान आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फल वाले बागान देखने को मिलेंगे। ये देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से मिट्टी के बारे में बात किया गया है। भारत में मिट्टी, जैसे आईसीआर के बारे में हमने बताया कि 8 वर्गों में बाँटा गया है। कई बार पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे जलोढ़ है, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी है, तीसरे नंबर पे कहाँ गया? 1 मिनट। तीसरे नंबर पे आपको काली मिट्टी है, इसी काली को हम लोग रेंगुड़ बोले हैं, कपासी मिट्टी बोले हैं, ये सब चरनोजम इसी बोले, सब आपको पता है। फिर उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर लेटराइट है, 5वें नंबर पे पहाड़ी है, 6वें नंबर पे आपको देखेंगे तो रेगिस्तानी है, और 7वें नंबर पर लौड़ी और छाड़ी है, और 8वें नंबर पे कौन-सा है? पीट मृदा है, 8वें नंबर पे। ये आपको अच्छे से 8 रीजन पता चल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में इस मिट्टी का विस्तार दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, किसका? काली मिट्टी, इसका बात कर रहा है ये आपका लाल मिट्टी। यहाँ कौन सा था? काली मिट्टी था ना यहाँ पे, उसी के बारे में पहले बात कर रहा है। यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अभी आपको बताया भी है कि कहाँ-कहाँ इसका विस्तार है, वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर, देखिए महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में है, और थोड़ा-सा उत्तर पश्चिम वाले रीजन में आंध्र प्रदेश में है। ये बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी की खेती आपको पता है कपास के लिए है। तीव्र जल धारण हमने बताया आपको, क्या इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली, क्योंकि जब ये सूखती है तो इसमें बड़े-बड़े दर्रे फट जाते हैं, ऐसे चिहाड़ की हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसे लगता है कि ट्रैक्टर से इसकी जुताई हो चुकी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा। उसके बाद देखिए कछारी मृदा की बात करेंगे, इसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, हमने आपको दिखाया ऊपर। और उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदा देश के 33.5% के आसपास, लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर पे क्या है? विस्तृत है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्रोजन से भरपूर कर दी गई हैं, भरपूर होती है।
मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली कुछ प्रमुख फसलें हैं, जैसे अल्फाल्फा है। जितने भी दलहनी फसलें होंगी ये सब लेगुमिनस कुल की होती है, कई बार पूछा गया है। देखो ड्राई बीन्स है, गर्बेंजो है, मटर है, सोयाबीन है, उड़द है, ये सभी की सभी जो फसलें हैं ये सब क्या करती है, मिट्टी में नाइट्रोजन जो है पैदा करती है, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। उसके बाद लाल मिट्टी के बारे में बात कर रहा है कि लाल रंग की जो लाल रंग किससे होता है, तो फेरस ऑक्साइड, मतलब जो लोहा होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है, उसकी उपस्थिति ज्यादा होती है, इसी की इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तेजाबी मिट्टी, एसिडिक मिट्टी क्या होती है, इसको कृषि बनाने, तेजाबी मिट्टी को ही हम लोग ऊसर मिट्टी बोलते हैं, जिसको हम लोग गांव पे आप लोग बोलते हो रेहड़ भूमि या ऊसर भूमि। मतलब यह किसी काम लायक नहीं होती, लेकिन अगर इसको उपयोग करना है तो कई बार पूछा गया है कि जो ऊसर भूमि है या जो एसिडिक भूमि है, तेजाबी भूमि है, उसको कैसे उपयोग में लाया जाए। तो उसको चूना अगर आप मिला देते हैं तो क्या होगा, वो आपका उर्वरक मतलब उर्वर मिट्टी बन जाएगी। एक मिट्टी होती है क्षारीय मिट्टी होती है, एल्कलाइन मिट्टी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर एल्कलाइन मिट्टी है तो उसको हटाने के लिए कैल्शियम फास्फेट या जिप्सम, जिसको हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं, इसका सूत्र है कैल्शियम फास्फेट, रासायनिक नाम है। और जिप्सम अगर मिला देते हैं तो क्या होता है, क्षारीय मृदा को हम लोग उर्वरक बना देंगे। और अगर तेजाबी मृदा है तो उसको चूना मिला देंगे तो उर्वरक बना देंगे। चंबल घाटी में खोह गड्ढों का निर्माण और नालिका अपर्दन हमने आपको बताया था कि ये आपके बड़े बड़े अपर्दन हुए, इसलिए चंबल बिहड़ के डाकू वाला मामला आपको बताया था। केचुआ, केचुआ ये देखिए आपको यहाँ पे सारी मिट्टियों का दिखाया गया है, जलोढ़, काली, पीली, लाल मिट्टी, लेटराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, लौड़ी और लौड़ी क्षारीय या पीट मिट्टी, ये आप ध्यान रखिएगा। सारा पीडीएफ पाने के लिए आपको जो है टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको सारा पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी जाहिर सी बात है इसकी मृदा जल धारण करने की क्षमता क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि रिस्क करके नीचे चली जाएगी। और सबसे ज्यादा अगर मृदा जो है जल धारण करने की क्षमता पूछे तो ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी, ये आप देखिएगा। कई बार इसका विस्तार पूछता है तो ये ध्यान रखना कि जलोढ़ मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी इसी क्रम में है। मतलब 15 लाख वर्ग किलोमीटर पे जलोढ़ है, 6.5 लाख पे आपका लाल या पीली है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यह भी ध्यान रखना कि जलोढ़ सबसे ज्यादा, उसके बाद लाल और पीली मिट्टी, फिर काली, फिर लेटराइट। आपको ये रीजन भी दिखा दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारा आपको देखिए मिट्टियों को हमने अच्छे से खत्म किया। उसके बाद देखिए जो आपका ये, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आ जाता है। और यहाँ पर देखिए ये कुछ जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और जो ये सिंचाई है, तो ये जब हम प्राकृतिक वनस्पतियों और सिंचाई को पढ़ाएंगे और उसमें 3-4 टॉपिक और ऐड करेंगे तब हम इस वाले रीजन को लेके चलेंगे। इसलिए यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर को यहाँ नहीं लिया गया है। तो क्या किया जाए, इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर दिया जाए या इसी पर स्टॉप कर दिया जाए, ये आप लोग बताइए। तो हम सोच रहे हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर को भी फटाफट डिस्कस कर दिया जाए, क्योंकि सारा कुछ अच्छे से पढ़ ही लिए है तो इसमें ज़्यादा आपको समय लगने वाला नहीं है। और एक कंप्लीट आपका एक सेशन भी हो जाएगा जिसमें आपको लगाने के बाद आपको भरपूर फायदा भी मिलेगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको पता है कि मैं पीडीएफ ही स्कैन किया गया है किसका, घटना चक्र का। तो ये जो हमने इसके पहले बताया था, जनजातियों वाला क्वेश्चन कराया था, वो हमने इसके पहले वाला जो वीडियो बच्चा देखेगा वो कनेक्ट कर जाएगा कि यहाँ तक हुआ था। तो ये वाला हमने चीज उसमें करा दिया था। हमने बताया था कि भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड है। ये बातें हो चुकी थी। उसके बाद देखिए अपवाह तंत्र से हम लोगों ने किया था, और यहाँ से कनेक्ट हो जाइए कि हम लोगों ने यही जिस जिस क्रम में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा विद डिटेल, अब उसके बारे में जो इसके क्वेश्चन, ये सिर्फ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सवाल प्री और मेंस में आए हुए ही क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पर, तो इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन मैंने जो डिटेल कराया आपको पता होगा कि किस स्तर पर ये कराया गया। अब देखिए गंगा नदी कैसी नदी है, तो गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या होता है कि जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे ये मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो इसका उद्गम होता रहा, इसका उद्गम और श्रेणियों, जैसे अगर आप देखेंगे तो हिमालय की 3-4 रेंजेस आपको मिलेंगे। मैंने आपको बताया था महान हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद देखेंगे आपका शिवालिक हिमालय, सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसमें भी आप देखेंगे पीर पंजाल है, धौलाधर, अलग अलग श्रेणियां हैं। तो अलग अलग श्रेणियां क्या हुई, अपना उद्गम होती रही, और सबसे बाद में किसका उत्थान हुआ है, तो हमने बताया कि सबसे बाद में शिवालिक का हुआ है। तो इसका मतलब है कि रेंजेस उठती रही, लेकिन जो गंगा है, जो गंगा आपको पता है गंगोत्री से निकलती है, तो ये जब गंगा नदी अपनी बह रही थी तो ये अपनी धारा को बदलती नहीं है, जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में काट कर क्या करी, अपर्दन करके अपनी दिशा को बरकरार निरंतर उसी दिशा में बहाई रही। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती अपवाह, जिसका अपवाह पहले से ही बना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अगर ये नदी है कौन सी, ये नदी आपकी, ये आप ध्यान रखिए, सॉरी आपका ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ से एक नदी है ऐसे बह रही है,
ये नदी कौन सी है? ये आपकी एक नदी है सिंधु नदी। एक सेकेंड भाई, कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। ये देखिए, ये आपकी कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाद एक नदी निकलती है, कौन सी नदी है? ये सतलज नदी है। बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सिंधु है, सतलज है, उसके बाद आप देखेंगे कि इधर से काली नदी बहती है, काली। उधर देखेंगे तिस्ता नदी है, और इधर से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसे है। ठीक है, ये मुख्य मुख्य नदियां हैं। बस आप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कैसे क्या क्या बांटा गया। अब देखिए, ये कौन सी नदी है? तो ये हमने आपको बताया कि सिंधु नदी है। ये कौन सी है? तो ये सतलज है, सतलज है। ये कौन सी है? काली है। ये कौन सी है? तिस्ता है, तिस्ता है। ये कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो सिंधु और सतलज के बीच का स्थान होता है, ये इसे हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच का यही जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय, क्योंकि यह कुमायूं गढ़वाल वाले रीजन में, उत्तराखंड वाले रीजन में ज्यादा इसका रेंजेस पड़ता है। उसके बाद देखेंगे जब काली और तिस्ता के बारे में चलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं नेपाल, क्योंकि नेपाल वाला रीजन पड़ता है, तो नेपाल हिमालय। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र वाले में जाएंगे तो इसको असम हिमालय बोलते हैं, क्योंकि असम वाले रीजन पड़ता है और कोई रीजन नहीं है। यही चीज यहाँ दिखाया गया है कि कुमायूं हिमालय, तो आपको पता चल गया होगा कि भैया यहाँ पर क्या है, ये आपका सतलज नदी है, ये सतलज नदी है, काली नदी है। तो सतलज और काली कहाँ है, खोज लेंगे और आप आंसर कर देंगे। यही सब चीजें यहाँ लिखा गया है, और आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ प्रयाग मिलाने के लिए दिया गया है, और ये आयोग ने सवाल गलत पूछ लिया था, इसको बाद में हटाना पड़ा था। तो आपको पता है, अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि रुद्रप्रयाग कहाँ पर रुद्र रूप लिए थे लास्ट में, तो आपको पता है कि सर आप बता देंगे कि रुद्र रूप कहाँ पर, जब यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी? मंदाकिनी नदी थी, यहाँ पर रुद्र रूप ले लेंगे। और अलकनंदा तो सब में कॉमन है, इसका मतलब है अलकनंदा और मंदाकिनी के पास रुद्रप्रयाग आप कर देंगे। नंद प्रयाग आप बताएंगे कि नंदाकिनी और अलकनंदा के पास। कर्णप्रयाग आप बताएंगे कि पिंडार और जो है अलकनंदा, तो सब में कॉमन रहेगा। फिर देवप्रयाग आपको बताएंगे कि भागीरथी और अलकनंदा। हमने आपको पांचों प्रयाग बताए हैं, कभी कोई गलत नहीं होने वाला है। इसीलिए इस सेशन में तुरंत कराने से फायदा होगा कि आप लोग फटाफट सारा रिवीजन कर लेंगे। फिर कह रहा कि बद्रीनाथ देखो किस नदी के तट पर है। अब आप देखिए, जो मैंने बताया उस स्तर पे वो कहीं उस पर डिस्कस नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डिस्कशन किया उस सवाल जरूर पूछे गए हैं, अलकनंदा। और अगर आपसे पूछ ले कौन सा? केदारनाथ, तो आपको पता है कि वो मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी तट पर कौन सा? केदारनाथ। आपने देखा। उसके बाद देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल आपको पता है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ, हमने आपको बताया था कि बंदरपूछ जिला कहाँ, उत्तराखंड में पड़ता है। और अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा ग्लेशियर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, याद ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो क्या आप लोग नहीं बता देंगे कि नर्मदा नदी? सारा कुछ आपसे दिखा दिया गया, इसीलिए पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बोल रहा है। ठीक है, और कह रहा है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से एवं कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है। तो ये हमने आपको भी बताया कि देखिए, ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये जितनी भी नदियां बहती हैं, कैसा? डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये हमने आपको बताया। और भ्रंश घाटी में भी इसमें दो नदियां बहती हैं। और जब आपको पता है कि प्रायद्वीप भारत कैसा? लावा से निर्मित है, इसलिए कैसी है? कठोर चट्टान है, हार्ड रॉक्स है। और पूर्वी घाट की नदियां कैसा? डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि कई वितरकाओं में बढ़ जाती हैं और डेल्टा का रूप धारण करती है। तो इसका मतलब ये सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है, तो दामोदर किसकी सहायक नदी? हमने आपको बार बताया कि फरक्का के बैराज के नाम लिया कि ऐसे गंगा नदी है, यही फरक्का के बैराज से हुगली नदी निकल करके आती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसकी एक वितरका गंगा के आगे बढ़ती है, और जैसे ही बांग्लादेश में जाती है, इसका नाम क्या होता है? पद्मा। ये सब बातचीत हो चुका है। फिर कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, आपको प्रायद्वीप भारत की नदियों को हमने दिखाया है। तो कावेरी नदी आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक में जो चीजें बच गई होंगी, यहाँ पर हमको चूंकि बहुत डिटेल नहीं गए वहां पर, यहाँ पर आपका एक पहाड़ी पड़ती है ब्रह्मगिरी की, ब्रह्म ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पड़ती है। इसी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी में कुर्ग जिला पड़ता है। अगर जिला पूछ ले तो कुर्ग कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। और यही चीजें देखिए, कहा गया है कि कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है, 800 किलोमीटर लंबा है। सारा कुछ यही सब चीज इसमें कहा गया। अगर आप वहां क्षेत्र की बात करेगा, देखो केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, कई बार इनके बीच में आपस में, केरला और कर्नाटक के बीच में, तमिलनाडु के बीच में पानी बंटवारे को लेकर के आपस में विवाद भी रहता है। और इसी कावेरी नदी पर हमने आपको दिखाया भी था अभी श्रीरंगपट्टनम
और शिव समुद्रम और श्रीरंगम 3 द्वीप देखो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। देखो ये नदी बह रही है तो एक द्वीप यहाँ पर निर्माण करती है इस तरीके से, फिर आगे बढ़ती है, फिर एक नदी ऐसे ऐसे निर्माण करती है, फिर आगे बढ़ती है, एक द्वीप ऐसे निर्माण करती है। 3 प्रमुख जो है द्वीप और शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसी पर हमने आपको चर्चा करके दिखाया था। तो ये देखिएगा सबसे पश्चिम में श्रीरंगम है, फिर शिव समुद्रम है, फिर श्रीरंगम है, यही श्रीरंगपट्टनम है जहाँ पर आपका जो आपका मैसूर वाला जिसमें आपका टीपू सुल्तान से युद्ध हुआ था। देखो कृष्णा नदी के बारे में बात करेंगे तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की श्रेणी है, महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है, वहीं से निकलती है। तो ये आप ध्यान रखना कहाँ पर, इसमें देखिए ये आंसर गलत दे दिया था। क्या कह रहा है? कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, लेकिन इसमें आयोग ने इसको क्या कर दिया था, हटा दिया था। क्या पूछा था? अच्छा कर्नाटक नदी जल विवाद इसमें पूछा था। तो आपको पता है कि विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक महाराष्ट्र के मध्य चला रहा है, तीनों है। तो इसमें अगर आंसर बहुत डिटेल बहुत मारना होगा तो आप ये मार सकते थे इसमें। देखिए क्योंकि इसमें कर्नाटक आंध्र प्रदेश दे दिया, कर्नाटक महाराष्ट्र दे दिया, इसलिए हटा दिया क्योंकि तीनों के बीच में विवाद क्या होता है, चलता है। तो अगर इसका विवाद की बात करेंगे तो इसमें आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, तीनों के बीच में आपस में विवाद चलता है। और इसका उद्गम स्थल हमने बताया कहाँ पर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की श्रेणी से निकलती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, महाबलेश्वर की चोटी है वहीं से ये निकलती है। ठीक है, कौन सी? ये कृष्णा नदी की बात हो रही है। और गोदावरी की बात करेगा तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पड़ती है महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। प्राचीन भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो आप सब लोग को पता है कि गोदावरी नदी, इसी को भारत दक्षिण भारत की सबसे बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी नदी भी बोलते हैं। देखिए पवित्र नदी की बात आए तो पवित्र नदी कौन सी? कावेरी नदी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर बूढ़ी नदी पूछे, सबसे लंबी नदी पूछे या दक्षिणी गंगा पूछे तो कौन सी हो जाएगा? आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा। और इसकी 1465 किलोमीटर लंबाई है और यह गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पहली कौन सी? पहली आपकी गंगा नदी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और कहाँ? बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ये सब बातचीत हमने किया है, कहाँ पे गिरती है आपको दिखाया। उसके बाद देखिए निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो हमने आपको बताया था कि दामोदर नदी, इसी को हम लोग जैविक मरुस्थल बोलते हैं। ये दामोदर है क्योंकि यहाँ पर सारे कल कारखाने इतने ज्यादा लग गए हैं कि इसमें जितनी भी गंदगियां हैं सब इसमें मिलती हैं। और ये कभी ये बंगाल का शोक भी हुआ करता था, लेकिन अब शोक क्या होगा, अब ये खुद अपने आप में बेचारा शोक हो रहा है क्योंकि इसमें जो है पानी ही नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वही दुर्गापुर भिलाई जो स्टील प्लांट है ये सब इसी किनारे बसे हुए हैं। लेह वाले की बात करेंगे कि लेह किस नदी के तट पर है? तो आपको पता है कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। देखिए जो ये सिंधु नदी ऐसे बहती है तो आपको पता है कि अगर सिंधु नदी ऐसे बह रही है, इधर आपका राइट ट्रिब्यूटरी होता है, इधर क्या है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तो वही पूछ रहा है कि लेह किधर स्थित है? लेह सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, जब हम डिटेल क्लास बताएंगे इसमें एक एक ट्रिब्यूटरियों के भी अच्छे से यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी इसी किताब के ओरिएंटेड हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज चलेंगे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा, फिर भी उतना हम लोग दे रहे हैं जितना आपको जरूरत है, ध्यान मत टेंशन मत लीजिएगा। कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो हमने आपको बताया था कि सतलज नदी है। अगर ध्यान से आप लोग लेक्चर सुने होंगे तो हमने बताया था कि सतलज नदी है जो भारत की तीनों श्रेणियों को काटते हुए कहाँ आपकी जो है चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। तो कौन सी नदी? वो सतलज नदी। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? तो वैसे तो सिंधु की सहायक नदी ही, लेकिन मुख्य सहायक नदी की बात करेगा तो चिनाब में आकर मिल जाती है। और चिनाब जाकर के सबका जल लेकर के मिठानपुर के पास आपका सिंधु में मिल जाती है। और किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपका ये जो यहाँ पर सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रे से क्या करती है? प्रवेश करती है। इसमें भी कई बातचीत किया गया होगा। यही देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कहा गया सतलज नदी राकेश ताल से मैंने बताया है कि वहां से निकलती है। और सिपकिला दर्रा दिया कि नहीं? हाँ देखिए सिपकिला दर्रा दिया हुआ है, यहाँ से काटते हुए बहती है। फिर कह रहा है कि 1 मिनट, ये सब हो चुका था। भारत की सबसे लंबी नदी हो ही चुकी थी आपका कौन सा? गोदावरी। फिर उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदियों को भी हम आपको ट्रिब्यूटरी एक बार दे देंगे, आगे दिखा देंगे। ये फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि तेल नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। आपकी कौन सी? भीमा, डान, तुंगभद्रा, ये जो है इसी की सहायक नदी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये चीजें यहाँ बताया गया है कि कोयना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, ये सभी इसकी सहायक नदी है। लेकिन अगर कभी पूछे तेल नदी, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण नदी है, एक बार पूछ लेता है, तो ये जो देखिए जो महानदी है उड़ीसा में जो बहने वाली नदी है, उसी की जो सहायक नदी कौन सी है? तेल नदी है। तो वही यहाँ बात करा कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो आपको पता है कि चिनाब नदी पर, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ये 2006 में पूछा गया था, ये आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं रह गया है। बेतवा नदी
मिलती है। तो आपको मैंने दिखाया भी था कि बेतवा नदी, केन नदी, ये सब किसकी सहायक नदी है? यमुना की। पूरा मैप दिखाया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी, अभी हमने आपको बताया कि यह महानदी है जो ओडिशा में बहती है, और तेल नदी इसकी सहायक नदी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? तो हमने बताया था कि नर्मदा नदी और तापी नदी, दो नदियां अच्छे से, कि आपका भ्रंश घाटी में, अगर पूरब साइड में पूछे तो पूरब साइड में दामोदर है जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो ये महानदी जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। आपका किससे पूछ रहा है? कि आपका घाटी बेसिन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है इंडिया वाटर रिसोर्सेज सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो कावेरी बेसिन का देखो इतना वर्ग मीटर है, महानदी का बेसिन देखिए कितना है, इसका है आपका 85,600, लेकिन इसका 1,39,000 के आसपास। इसका मतलब है कि महानदी बेसिन का मतलब होता है कि जब अपनी अपनी सभी सहायक नदियों का जल ले करके, किसमें कितना जल है, कहां तक एरिया कवर कर रहा है, उसी को हम लोग नदी बेसिन बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है, इधर एक क्वेश्चन छूट रहा है क्या? नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है कि भितरकनिका, भितरकनिका जो गरान है, भितरकनिका आपका एक अभ्यारण्य भी है, वही आपका कहाँ पर है, उसी के बारे में बात करना है। तो ये वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के बीच में है, यह बात बोल रहा है। तो ये गलत बात बोल रहा है, और यह पश्चिम बंगाल में, यह भी गलत बात बोल रहा है। क्योंकि देखो शंख और कोयल दो नदियां हैं, शंख और कोयल दो नदियां देखिए उसी के पास है। और ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि भितरकनिका जो वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर, उड़ीसा में है। तो ये तो ऐसे ही कट जाता है, इसका मतलब दोनों कट जाएगा, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। भितरकनिका जो गरान है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्माणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा कहा गया, महानदी डेल्टा कहा गया, एक पार्ट और ऊपर गया होगा। अच्छा, क्षेत्र में स्थित है, और मैंग्रोव जंगली, और ये रामसर स्थल भी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात समझ ला कि जो ये आपका है, कहाँ गया, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, देखिए यहाँ पर ब्रह्माणी, तो जो ब्रह्माणी नदी है थोड़ा सा समझना, ये ब्रह्माणी नदी, एक नदी शंख है, एक नदी कोयल है। शंख और कोयल दो नदियों के बीच मिलने से ही ब्रह्माणी नदी बहती है। और यही ब्रह्माणी और बैतरणी की बात आपका कछुआ प्रजनन केंद्र भी है। कई बार पूछा गया है कि कछुआ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, तो 1972 में ये चलाया गया था अभियान। और ओलिव रिडले जो कछुआ है, ओलिव रिडले कछुआ है, यह आपका कहाँ, उड़ीसा में ही भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में ही है। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब चीजें हो गई हैं। अब आपको अच्छा लग रहा हो कितने आसानी सब क्वेश्चन लग जा रहे हैं। निम्न नदियों में से कौन सा अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए, तो आपको पता है कोसी नदी बिहार का शोक भी कहते हैं, सबसे ज्यादा इसमें बाढ़ आता रहता है। जब यहाँ आएगा और अपना यहाँ पर क्या करेगा, अवसाद छोड़ देगा, अगली बार आएगा तो इधर से बह जाएगा, फिर यहाँ अवसाद छोड़ेगा, अगली बार इधर से बहेगा, यही सब चीजें चलती रहती हैं। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य प्रवाहित नहीं होती है? तो आप बता देंगे सर, इसीलिए हम आपको बिहार का मैप लगाए थे। गंडक, कोसी, ये सब कहाँ, बिहार में प्रवाहित होती है। जबकि सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी, ये सब आपका यूपी में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। आपको ये सब पता है, मैंने आपको पूरा मैप दिखाया है। कुछ जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। देखिए चिल्का जलप्रपात कहाँ पर है? चिल्का आपका उड़ीसा में है। आपको पता है कि चिल्का जलप्रपात कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और हुंड्रू जलप्रपात पूछे तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू अगर कभी पूछे, बहुत बार पूछा गया है, हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। और अगर स्टेट पूछ ले तो ये भी उड़ीसा है, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद कह रहा है कि मुंबई मुंबई की जो मीठी नदी है, मीठी नदी है, ठीक है। मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो पोवई झील है। कहाँ गया, अरे सॉरी, बिहार झील है। मीठी की जो मुंबई नदी है वो बिहार झील से निकलती है। आपका उसको, मुंबई को मीठी नदी भी हम लोग बोलते हैं। वो आप ध्यान रखना, किस किस जो है आपका झील से निकलता है, ये पूछा गया। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो उलर झील हमने आपको बताया था। यहाँ की उलर झील से होते हुए कौन, झेलम नदी ऐसे बहती है। यही झेलम नदी का जल इसमें मिलाने के बाद फिर अपनी निकलती है। तो ये उलर झील क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और जो आपका उड़ीसा में चिल्का झील है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसको आप ध्यान रखिएगा। वही सी चीजें लिखा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कई बार झील मिलाने के लिए भी आता है, ध्यान रखना। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये सतही झील की बात कर रहा है, तो जनरली आपको वही पूछा जाता है, उसी को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। कौन सी नदी का जल ग्रहण, मतलब कि कहाँ कितना एरिया तक वो क्या करता है, जल ग्रहण करता है। देखिए जैसे महानदी का है, सोन का है, उसके बाद देखिए रामगंगा का है, ये आप ध्यान रखिएगा।
तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपका कौन सा है, शो नदी है। शो नदी का जल ग्रहण क्षेत्र आपका सबसे बड़ा है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, देखिए 2017 में आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे भी आप काट देते क्योंकि रामगंगा पश्चिम साइड में छोटी सी नदी है, गंडक, सोन, अरे सॉरी गंडक नदी और ये महानंदा नदी आपको बताया था कि पूरब साइड में गंगा की सबसे सहायक नदी है। और गंडक नदी, ये जो आपको गंडक नदी भी आपकी क्या है, उत्तर साइड में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है, ठीक है। तो लोनार झील देखिए आपको पता है कि महाराष्ट्र में, तो ऐसे ही गलत हो जाता है। नक्की झील आपका राजस्थान में, यह भी ऐसे गलत हो जाता। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में, सही हो जाता। जबकि पुलिकट झील कहाँ है, पुलिकट झील देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, यह आप ध्यान रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात प्रपात के बारे में काफी बात हुआ था। आपको पता है कि चित्रकूट जलप्रपात आपका किसकी सहायक नदी है, वो आपका गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी, तो इंद्रावती नदी, तो उसी पर है। और जिला पूछ ले तो छत्तीसगढ़ में ही हमने बताया था राज्य है, और जिला पूछे तो बस्तर, ठीक है। ये आप देखिए, देखिए अभी आरओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। फिर चित्रकूट के बारे में फिर पूछा गया है, तो आप बता देंगे इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी, हमने आपको डिटेल बता दिया है। फिर आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ गर्म झरना दिया हुआ है। जैसे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो आप देखेंगे कि कौन सा किसमें सुमेलित नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण गर्म झरना है, सही है। उड़ीसा में तप्ता पानी, यह भी सही है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, और गुजरात में नारायणी क्या है, नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने, जैसे आप देखिए, इतना डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं, कई बार एक आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए आरओ 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है ये, थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिए जो महत्वपूर्ण, जैसे कैम्बे वेल्स है। जैसे आपका इधर देखिए एक खूब महत्वपूर्ण होगा आपका ये कहाँ गया, उन्नाई, तुलसियार, लालपुरा, ढोलेरा है, नारायणी है। ये गर्म झरना गुजरात में क्या है, 17 प्रमुख गर्म झरने हैं, कहाँ पर, अनुसार गुजरात में, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप जो आपने काटा नारायणी इसमें नहीं है, नारायणी इसमें नहीं है, यहीं तक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा नारायणी इसमें कहीं नहीं आता है, तो नारायणी इसमें नहीं है। मणिकर्ण क्या है, हिमाचल प्रदेश में। तप्त पानी क्या है, उड़ीसा में। और वज्रेश्वरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इतने झरने को आप लोग देख लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, उसमें वो टेंशन की जरूरत नहीं। ये कौन सा सवाल है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब देखिए जलवायु वाला, तो हमने आपसे बोला कि जलवायु भी हम लोग पढ़े नहीं है। जलवायु और प्राकृतिक आपदा वाला जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक मिनट, जलवायु हम लोगों ने पढ़े थे, वो प्राकृतिक वनस्पतियां वाला रुक गई थी। हाँ ठीक है, मिट्टी तो हम लोग किए थे, हाँ ठीक है, सॉरी। तो ये जलवायु हम लोग पढ़े थे, जलवायु का भी क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु को अनुभव होता है, ठीक है। आर्द्र जलवायु कहाँ पर अनुभव होता है, क्या अहमदाबाद में, क्या कोच्चि में, क्या लुधियाना में, या तेजपुर में, ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ इसका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। यहाँ पूछ रहा है क्या केवल 1-2 में, क्या 1-3 में, 2-3 में, या 2-4 में। इसका क्या हो जाएगा, डी, मतलब 2 और 4 में, 2 और 4 में होता है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ 2 और 4 का मतलब हो गया कोच्चि हो गया और तेजपुर हो गया। यहाँ पर आर्द्र का मतलब समझिए क्या होता है, आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिड जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब जहां पर आपकी ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो वो कोच्चि वाला आपको मैंने बताया था कि जब मानसून चलता है तो इसी वाले रीजन पे आता है। तो और इसके पीछे क्या है, सागर है, कौन सा, अरब सागर है। इधर कौन सा सागर है, अरब सागर है। तो यहाँ की जो जलवायु होती है काफी ह्यूमिड प्रकार का होती है, जो आपको बहुत चुभती है, ऐसी जलवायु होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और तेजपुर कहाँ है, आपको तेजपुर असम वाले रीजन पड़ता है। वहीं पर आपको पता है मासिनराम है, जहां पर मेघालय में वर्षा होती है। इसलिए आप देखेंगे, अब इसमें लुधियाना तो आप ऐसे ही काट दोगे, क्योंकि लुधियाना तो आपका शुष्क वाला प्रदेश में आता है। लुधियाना में तो पंजाब में बरसात ही कम होती है। अहमदाबाद देखेंगे तो अहमदाबाद वाले रीजन में भी बरसात कम होती है। इसका मतलब आप ऐसे ही काट देते, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, तो इसका मतलब दोनों हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको डिटेल समझ में आ रहा होगा, जैसा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यही सब कहानी दिया, इसको पढ़ लेना। भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के द्वारा होता है, ये हमने बता दिया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पवनों के द्वारा होता है, ये आपको पता अच्छे से है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि 2004 की सुनामी, ये 14 में पूछा गया था कि 2004 की सुनामी द्वारा भारत में निम्न तटों में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा।
कौन सा? कोरोमंडल तट। मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि देखिए अभी रिसेंटली में जो है आपका ये तमिलनाडु वाला रीजन है, यहाँ पर बहुत भयानक जो है तूफान आया था, जिसमें चेन्नई वाले रीजन में सारी जो है पानी पूरी सड़कों पर भर गई थी, सारी बिजली, सारे इंटरनेट, सारे कनेक्शन ठप कर दिए गए थे। अभी 10 दिन पहले की बात है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा, और यही वाला रीजन कौन सा है? कोरोमंडल तट है। इसको आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए यही आपका कोरोमंडल तट यहाँ बता रहा है। अब भारत की मिट्टी के बारे में बात आ गया। तो भारत की मिट्टी आपके लास्ट टॉपिक है, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। आप लोग देखिए जिसको थोड़ा तेज रिवीजन करना है वो आपका डबल मोड में भी लगा करके पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए होंगे बच्चे उनके लिए प्रॉपर, क्यों सभी लोग आते हैं इसलिए सबके लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, ताकि किसी को कोई समस्या न हो। अब आइए मिट्टी वाले सेक्शन में चलते हैं। तो मिट्टी वाले रीजन में अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो झांसी वाले रीजन में क्या होती है? मार मृदा पाई जाती है। ये यूपी स्पेशल का किताब है, स्पेसिफिक वाला है। तो ये कह रहा है कि बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टियां दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो काली मिट्टी और एक लाल मिट्टी। ये बुंदेलखंड वाले रीजन की बात कह रहे हैं। और यही जो लाल मिट्टी है, यहीं पर यही वाला रीजन है, यहाँ से काफी माइग्रेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो अनाज का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि इतनी उपजाऊ ही नहीं है तो कम होता है, नहीं हो पाता है, और एक तो पानी का समस्या है। तो अब क्या हो, अब तो सरकार काफी इस पर ध्यान दे रही है और वहां पर आपका इरिगेशन सिस्टम बना रही है, ताकि यहाँ पर भी अच्छे से क्या है, उत्पादन हो सके। तो ये कह रहा है कि काली मिट्टी के भी दो भाग है, जिनमें पहले को कावड़ मिट्टी और दूसरे को मार मिट्टी बोलते हैं। इसके मतलब कि पार्ट की बात है। देखिए मार क्या होता है ना, कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं होती है, जो जो उसके हिसाब से रख दी जाती है। तो ये कह रहा है कि एक लोकल कुछ क्षेत्रीय भाषा में उसको मार बोलते हैं, कुछ जगह कावड़ मिट्टी बोलते हैं। लेकिन इंडिया के लेवल, भारत लेवल बात करेंगे तो काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, कपाशी मिट्टी, ये हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि जब काली मिट्टी ही अच्छी उपज है, तो चाहे मार हो चाहे कावड़ हो, ये सब क्या होंगी, अच्छी ही उपज देंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि आपका गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है। सब कहानी वही लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लेटराइट मिट्टी, हमने आपको बताया था कि लेटराइट मिट्टी आपका इस वाले रीजन में, यही वाले आपको दिखाया था, अगर आपको मैप याद हो तो ये केरल से लेकर के आपका पश्चिम जो सह्याद्री है उसी वाले रीजन में पड़ता है। और ये आपका चाय के बागानों के लिए, फलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस बात आपको ध्यान रखिएगा। वही बात बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा, भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणामस्वरूप लैटेराइट निर्माण हुआ। हमने आपको बताया था कि जो ऊपर का चूना होता है वो रिस करके नीचे चला जाता है, ऊपर लवहांश के रंग जो है, लौह जो है ज्यादा बच जाते हैं। ये आपको बताया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि लौह की ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होती है, इसमें प्रचुरता होती है। जबकि एक बात आप कंफ्यूजन दूर रख लीजिएगा, भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं सब में ह्यूमस की, सब में जैविक पदार्थ की हमेशा कमी ही पाई जाएगी, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो कई बार पूछ लेता है कि किन तत्वों को दिखता है, किन तत्वों की कमी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पोटास है, चूना है और कार्बनिक तत्व क्या होगी, कमी ही होगी। ज्यादातर मिट्टियों में चूना, आपका जैविक पदार्थ और ह्यूमस की हमेशा कमी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर जैविक, जैसे अगर आप जाएंगे ट्रॉपिकल वाले रीजन में जहां पर बरसात खूब होती है, जो आपका 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके अगर आप 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण में जाएंगे, जहां पर सदाबहार बन पाए जाते हैं, वहां पर आपको खूब ह्यूमस की मात्रा मिलेगी। जहां पर पेड़ पौधों की टहनियां, जीवाश्म खूब वहां पर दबे पड़े रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसका देखिए, क्योंकि हम लोगों ने उस पर इतना डिटेल क्वेश्चन कर लिया कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं, और आपको जिसको डिटेल पढ़ना है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप जाकर के टेलीग्राम से ले लेना। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, इस पे आप लोग बता देंगे, जलोढ़ मृदा है। काली कपास की मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम जाती है, तो आपको पता है रेगुड़ है, इसलिए हम लोग ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं। फिर कह रहा है मिट्टी है, राजस्थान मिट्टी है और राज्य है। देखिए मिट्टी है, ये राज्य है, आपको लगाना है तो आपको बताएंगे जलोढ़ मृदा, आपको पता है कि पूरा उत्तर प्रदेश का मैदान इसी से भरा पड़ा है। और इसके बाद आपको पता है काली मिट्टी कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। दो लगाने से आपका काम बन जाएगा, ए का 2, बी का 3 और सी आपको पता है कहाँ पर, आपका आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था कि जो लाल मिट्टी आपका पूरब साइड में है, तो राजस्थान है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि मूर्धली मिट्टी आपको कहाँ पे, राजस्थान में। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो सबको पता है कि वन रोपण करके मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। फिर कह रहा है कि भारत विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण करने की क्षमता, मतलब सबसे ज्यादा जल धारण कौन करेगा, हमने आपको बताया है कि कौन सा, मृतिका। मृतिका को हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। क्ले मतलब गाद, जिसको हम लोग, सॉरी, मृतिका मतलब होता है क्ले। इसका मतलब होता है कि इनके जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और ये क्या होते हैं, जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जबकि जो गाद होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट। यहाँ क्या लिखेंगे, सिल्ट, SILT, सिल्ट होता है, ठीक है। और ये सैंड होता है,
तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? मृत्तिका होता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं इसमें इसके पोर जो होते हैं ना, जैसे कोई ये मिट्टी है, तो जो मिट्टी के पोर अगर छोटे-छोटे रहेंगे, इसमें जो जल धारण होगा क्या होगा? ये ऊपर ना रह करके नीचे चला जाएगा। अगर बड़ा रहेगा तब, छोटा रहेगा तो ऊपर ही रहेगा, नीचे रिस करके नहीं जाएगा। इसलिए क्या होता है कि मृत्तिका का जो पोर होता है बहुत ही सघन होता है, इसलिए इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। बात को आप ध्यान रख लेना। यहाँ पर देखो ये चीज़ लिखा गया है, क्ले, सिल्ट और सैंड। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है नीचे भाई? ये देखिए। अच्छा, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। अभी हमने आपको बताया कि मृत्तिका सबसे ज़्यादा जल धारण करती है, सही है। मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए, देखो लिख भी दिया कि रंध्राकाश जो होते हैं, रंध्राकाश मतलब जो कण होते हैं ये बड़े आकाश के नहीं बल्कि महीन-महीन पाए जाते हैं, तभी तो इसके अंदर जल नहीं जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन समझ में आएगा कि आर गलत है और ए क्या है? देखो आर गलत है, ए सही है। अब प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में थोड़ा-सा देख लो। नेचुरल वेजिटेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हमने आपको बताया कि नेचुरल वेजिटेशन आपको आगे पढ़ाएँगे। तो जब उसका भी यही रहेगा क्रम कि हम उसमें भी प्राकृतिक वनस्पतियों को, उसके बाद जो आपका और भी चीज़ें बची हुई हैं, सारे टॉपिक्स को पहले लेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे, उसके बाद उससे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या ये सेशन, क्या ये सीरीज़ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? आने वाले आगामी छान एग्ज़ाम आरओ, एआरओ यह मुख्य रूप से फ़ोकस है और एपीएस यह मुख्य रूप से फ़ोकस है। जबकि पीसीएस भी आपको पता है कि इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या इन सब के लिए इस तरीके का डिटेल एक्सप्लेनेशन करना क्या सही रहेगा या नहीं? यह आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि इसके लिए हम अच्छे-अच्छे सीरीज़ इस तरीके से आपको लेकर के आएँ। तब तक के लिए मिलते हैं। ये आपको जो आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगा, रात को डेली 9 पीएम पर आपको ये डेली जियोग्राफी की सीरीज़ देखने को मिलेगी। कोशिश करेंगे कि डेली कम से कम 2 से 3 वीडियो दिया जाए और हिंदी का भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू। बाय-बाय।